ओके। तो परिभ्रमण पद्धति आप लोगों ने प्रैक्टिस की? नहीं भाई, लास्ट वीक नहीं कर पाया, अभी इस हफ्ते करूंगा मैं। ओके। मतलब तो एक्वेरियस तक पढ़ लिया मैंने, बाइसेस रह गई है वो, और परिभ्रमण पद्धति रह गई। ओके, ठीक है। तो अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो जो हमारा कोर्स कंटेंट है वो ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है। और आई होप कि काफी हद तक आप लोगों को प्रिडिक्शन का आइडिया लग गया होगा। काफी हद तक दशा से टाइमिंग कैसे करना है इवेंट्स का, वो प्लस जैसे विंशोत्तरी दशा से प्लस परिभ्रमण पद्धति आप प्रैक्टिस करेंगे तो अगर परिभ्रमण पद्धति आप मास्टर कर लेंगे तो टाइमिंग आपकी काफी हद तक मास्टर हो जाएगी। क्योंकि और दोनों से आप कंफर्म कर सकते हैं। तो ज्योतिष की जितनी विधाएं हैं, आपको जितनी भी, जैसे अभी आपने नॉर्मल पराशरी सीखी है, अब पराशरी के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो आप अभी अगर आप कोई क्लासिक बुक उठाएंगे तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो पहले आपको एज ए डिक्टम लेने पड़ते थे या आप उसमें ज्यादा खोजबीन नहीं कर सकते, अब आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा कि लॉजिक और रीजनिंग क्या है, कि कैसे किसी प्रिडिक्शन को लिखा गया है। अगर किसी का योग लिखा है, ये चक्रवर्ती सम्राट बनने का योग है। एक्चुअली ज्योतिष जो पहले होती थी वो राजाओं के लिए ज्यादा होती थी। तो जितने भी योग हैं, ऋषि मुनि ने जो, हमारे ऋषि मुनियों ने जो पुस्तकें लिखी हैं, तो उसमें अधिकतर योग आप देखेंगे कि बहुत सारे योग हैं जो राजाओं से रिलेटेड हैं। और नॉर्मल, डेफिनेटली नॉर्मल लोग भी ज्योतिष का सहारा लेते थे। लेकिन खास तौर पे इवन पहले जो राजा थे वैदिक समय में, वो किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने से पहले ज्योतिषी से सलाह जरूर करते थे। उनके जो राज ज्योतिषी होते थे, आज भी देखेंगे आज के समय में बड़े बड़े बिजनेसमैन, इवन अंबानीज एंड ऑल, दे एक्चुअली सी मुहूर्तास एंड दे हैव देयर प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर टू एक्चुअली डिसाइड कि कौन से समय में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना ठीक रहेगा, कब नहीं लेना है। तो किसी का एक फेमस स्टेटमेंट है, आई डोंट नो, मैं नाम भूल रहा हूँ किसका है, कि यू डोंट नीड यू डोंट नीड एन एस्ट्रोलॉजर टू बिकम अ मिलियनेयर, टू बिकम अ बिलियनेयर यू नीड एस्ट्रोलॉजर। तो ऐसा। एंड दिस इज आई थिंक किसी फाइनेंशियल एनालिस्ट, किसी का एक्सपर्ट का है, वेरी फेमस पर्सन, यू कैन सर्च ऑन गूगल। तो दैट्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स इट इज, जैसा है। तो अब हमारी जो एक चीज रह जाती है वो है प्रैक्टिस, मेनली ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। जब मैंने ज्योतिष शुरू की थी तो मैंने बहुत बचपन से ही पुस्तक पढ़ना, अपने 10th क्लास 11th क्लास से पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे पिताजी की पुस्तकें रखी रहती थी और उनको मैं पढ़ता रहता था थोड़ा बहुत। पिताजी, क्योंकि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के अगर बेटे हैं तो घर में एस्ट्रोलॉजी पे चर्चा ना हो तो होता, मतलब मम्मी भी छोटी मोटी एस्ट्रोलॉजर तो बनी गई। तो ऐसा हो ही जाता है, क्योंकि सब लोग इतना एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुनते हैं कि हर कोई एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता ही है। तो ऑटोमेटिकली एक घर में माहौल बन जाता है और छोटे बच्चों का भी फिर मन लगने लगता है। जैसे कभी कभी मेरा बेटा मजाक में मुझसे पूछता, पापा मेरी इरेजर खो गई है, थोड़ा प्रश्न कुंडली बनाओ ना। तो दिस इज, आई से कि ये प्रॉपर मिसयूज है एस्ट्रोलॉजी का, ऐसा नहीं करते हैं। तो इसलिए जब मैंने शुरू किया था तो बुक्स वगैरह पढ़ी थी, तो बुक्स से पढ़ पढ़ के जो बेसिक्स थे वो समझे थे। फिर उसके बाद पिताजी से पूछ पूछ के पहले याद करना शुरू किया। आप अगर जैसे बीवी रमन की बुक पढ़ेंगे, माई एक्सपीरियंसेस इन एस्ट्रोलॉजी, बहुत अच्छी बुक है। मतलब उन्होंने एक जीवनी के तौर पर उसको लिखा है, अपनी बायोग्राफी की तरह के, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को किस प्रकार से अपने जीवन में सीखा। तो कुछ एस्ट्रोलॉजर, जो पुराने एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो श्लोका कोट करते हैं।
जैसे हम लोग अपनी भगवत गीता में श्लोक कोट करते हैं, भगवत गीता के लेक्चर्स में, भागवतम के लेक्चर्स में श्लोक कोट करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के लिए भी श्लोक कोट करते हैं। एंड किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते जब तक उसका कुछ शास्त्रों में रेफरेंस ना मिल जाए। शास्त्रों में एक जो लिमिटेशन आपको, जस्ट अ सेकेंड, तो एक जो थोड़ी लिमिटेशन आपको लगेगी कि शास्त्रों में जो एग्जाम्पल, जो भी प्रिडिक्शन दिए हुए हैं, वो प्रिडिक्शन उस टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से दिए हुए हैं। तो बहुत सारे जो रोजगार, जो जॉब कैरियर उसमें मेंशन है। अब अगर आप देखेंगे प्रेजेंट टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस में बहुत सारे नए कैरियर ऑप्शंस हो गए हैं। तो एक प्रेजेंट एस्ट्रोलॉजर को इतना इसको कॉमन प्रूडेंस या उसको बोल सकते हैं कि ड्यू डिलीजेंस अपना लगाना चाहिए, कि आपको बैठ के थोड़ा सोचना पड़ेगा कि प्रेजेंट कैरियर ऑप्शंस को मैं किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशंस में देखूंगा। क्योंकि जैसे जैसे पहले ये कोडिंग करने का कोई वैसा ऑप्शन नहीं होता था, तो आपको नहीं मिलेगा किसी शास्त्र में कि हाँ ये आईटी में कोडिंग करेगा, या फिर ये पायलट बनेगा, या एयर होस्टेस बनेगा। ये सब पहले उस समय के नहीं थे। तो जब आप इन लोगों की कुंडली देखेंगे, रिसर्च आप इस प्रकार से करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपको अगर जितने भी टेक आईटी फील्ड के लोग मिलते हैं, तो आईटी फील्ड के आप अगर 10 20 50 चार्ट उठा लेंगे, फिर देखते रहेंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ आईटी का कहाँ से, मुझे किस प्रकार के कॉम्बिनेशन से आईटी फील्ड बनता है। वैसे हमने मोटा मोटा तो समझ ही लिया है कि आईटी के लिए आपको क्या देखना है, आपको मरकरी देखना है, आपको राहु देखना है ना, अप टू सम एक्सटेंट। और कोडिंग के लिए आपको केतु भी देखना है, केतु भी कोडिंग करवाता है। तो इस प्रकार से आपको प्रेजेंट टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपने प्रिडिक्शंस को बनाना पड़ेगा। तो जब कोई आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, तो क्लाइंट से सबसे पहले अगर आप उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि वो, जैसे आपको पता चल जाए वो किस एज ग्रुप का है, तो जब आपके पास कोई कंसल्टेशन लेने के लिए आ रहा है, तो अगर उसका कुछ कुंडली आपने देखी, या उसने उसके पास मान लो टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप प्रश्न कुंडली बना लें। प्रश्न कुंडली में अब आपको देख के समझ में आना चाहिए कि इसका प्रश्न बच्चों के लिए है, या फिर शादी के लिए है, या कैरियर के लिए है। तो अगर कोई 20 साल का लड़का आया है, तो इतना कॉमन प्रूडेंस हमारा होना चाहिए कि 20 साल का लड़का है, तो मोस्टली ये अपने बच्चों के लिए तो शायद नहीं होगा, क्योंकि आजकल इतनी जल्दी शादी होती नहीं है। तो उसका प्रश्न होगा या तो कैरियर का होगा, या इसका मैरिज का होगा। 20 साल में तो खैर मैरिज भी आजकल नहीं होती है। तो मोस्टली अपने करियर, स्टडीज, हायर स्टडीज के बारे में इस प्रकार से प्रश्न होगा। तो एक एस्ट्रोलॉजर को अपने सराउंडिंग्स के बारे में अवेयरनेस होना भी जरूरी है। और जब
आप किसी से भी बात करते हैं तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के हमें बात करना है कि हम अगर एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन दे रहे हैं तो उसका बेसिस, सम ड्यू डिलिजेंस शुड बी अप्लाइड, है ना, होना चाहिए उससे पहले। तो ये एक चीज हमें याद रखनी है एज एस्ट्रोलॉजर। दूसरा चीज है कि हमें कोशिश करनी है कि जो भी हमारे पास आए, आपके पास मोस्टली डिवोटीज आएंगे, तो सच बोलना एक चीज है, सच को पैलेटेबल तरीके से बोलना आना चाहिए। तो एक एस्ट्रोलॉजर को बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी वाणी पर संयम और वाणी, अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अभी कोई आपके पास दुखी होके आया है, किसी का कोई बीमार है, मान लीजिए रिश्तेदार, एंड आप उसको तुरंत अगर बोल देते हैं नहीं नहीं तो कल ही मर जाएगा, मान लीजिए आपको दिख रहा है सच में कि हाँ मर जाएगा, लेकिन उसको बोलने का तरीका होता है कि समय थोड़ा खराब चल रहा है, थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, तो उसको हम कोटिंग करके थोड़ा बोलते हैं ताकि व्यक्ति को अंदाजा भी लग जाए एंड उसको हार्श भी ना लगे। तो एस्ट्रोलॉजर इज लाइक काउंसलर ओनली, वी नो ना, जैसे हम लोग कहते हैं सैंडविच अप्रोच। तो अप्रिसिएशन, देन देन करेक्शन, देन अप्रिसिएशन, राइट, हम लोगों ने सीखा है। तो एस्ट्रोलॉजर को ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर, अगर आप कल को काउंसलिंग भी करते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी का यूज करके अपने जो काउंसलीज हैं उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। एंड मोस्टली इन इस्कॉन ये ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाता है कि हमें बिहेव पोलाइटली करना है, ना। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो सकता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपको ना बोलना जरूरी है, कुछ चीजें आप जो नहीं बता सकते, नहीं प्रेडिक्शन दे सकते। किसी, जैसे कोई पूछे अगर बच्चे का सेक्स पता करना है तो आपको आइडियली, बिकॉज इंडिया में थोड़ा ये डर रहता है कि अभी भी थोड़ा सा बायसनेस है लोगों के मन में गर्ल चाइल्ड के प्रति, अगेंस्ट। तो वी शुड बी केयरफुल नॉट टू टेल सच पीपल एनीथिंग। और कोई किसी अभी कोई ऐसा प्रश्न लेके आता है, किसी के चरित्र के बारे में कोई प्रश्न लेके आता है कि थोड़ा, एक्चुअली दैट सिचुएशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट अगर कोई किसी अपने वाइफ या हस्बैंड के चरित्र के लिए प्रश्न लेके आ जाए कि उसे डाउट हो रहा है कुछ, तो वो सिचुएशन थोड़ी टफ है। एंड मतलब भगवान की कृपा से अभी तक ऐसी सिचुएशन मैंने तो फेस नहीं की है। कभी भी ऐसा ऐसा भी हो सकता है कभी, और लोग करते भी हैं एस्ट्रोलॉजी में भी, आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास। तो ऐसी सिचुएशंस में भी अगर हो सके तो थोड़ा दूर रहें, अच्छा है ना, क्योंकि ये सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है एंड इसका आउटकम भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस, शादी से पहले सपोज कोई मैच मेकिंग के लिए आया है और मैच मेकिंग में आपको दिखता है कि जो जिनके साथ मैच करा रहे हैं उनके चरित्र में कुछ गड़बड़ हो सकती है, मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं या टेंडेंसी ऐसी हो सकती है, तो उस समय तो हम कह सकते हैं कि ठीक है इनका ठीक नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा थोड़ा नेचर या कैरेक्टर पे भी हम पूरी तरह नहीं बता सकते, तो यू कैन अवॉइड दैट हॉरोस्कोप। तो आप उनको बोल सकते हैं यू कैन, इफ यू कैन अवॉइड दिस हॉरोस्कोप इट इज बेटर, या थोड़ा पैलेटेबल तरीके से या कोई और बहाना ढूंढ के अगर आपको ऐसा लग रहा है। बट बिल्कुल ही अगर नहीं समझ रहे हैं तो ये बताना पड़े तो बताना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली फिर कल को आपके पास ही लोग आएंगे क्वेश्चन करने। अभी सिचुएशन समटाइम्स ऐसे होती है कि आपने किसी की कुंडली मिलवाई है, जैसे अभी तक मेरी कुंडली मिलान से कम 3-4 शादियां हो चुकी हैं। अभी उनमें से किसी का भी एक का कॉल आ जाता है, जैसे एक दिन में कुछ मीटिंग में था और एक डिवोटी का कॉल आ रहा था जिसकी अभी 10 दिन पहले ही शादी हुई थी, मैंने ही मिलाई थी। तो मेरे मेरी थोड़ा तितलियां उड़ने लगी पेट में, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया बिकॉज इट्स नेचुरल, अभी 10 दिन ही हुए हैं, क्यों जो एस्ट्रोलॉजर को क्यों कॉल कर रहे हैं वापस। तो बाद में पता चला कुछ पूजा वूजा पूछने के लिए कॉल कर रहे थे। बट एस्ट्रोलॉजर के मन में हमेशा रहता है कि एक तो आपके मन से बहुत सीरियस प्रार्थना निकलेगी, जिसकी भी आप कुंडली मिला के शादी करवाएंगे तो आपके मन से बहुत सिंसियर और सीरियस प्रार्थना निकलेगी कि भगवान पूरी तरह इनको ब्लेस करना है कि इनकी शादी अच्छी चले। तो क्योंकि यू हैव बिकम द इंस्ट्रूमेंट फॉर देम टू गेट मैरिड, सो अल्टीमेटली इंस्ट्रूमेंट
कैन ऑल्सो बी ब्लेम्ड इफ समथिंग। पहले ही लोग मतलब एज अ काउंसलर दे कम एंड टेल दैट प्रभु जी आप थोड़ा बैकग्राउंड चेक करो इस व्यक्ति का, ये इससे शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मतलब आपके डिवोटी कॉन्टेक्ट्स में देखो। तो पहले ही वो हो जाता है। अभी एस्ट्रोलॉजी भी आ गया तो देन दे से ओके प्रभु जी एनीवे मैच अलायंस आल्सो हैज कम फ्रॉम यू, यू ओनली चेक द एस्ट्रोलॉजी आल्सो ना। तो बहुत ज्यादा फिर सर पे आ जाता है। एंड दिस इज सच ए सेंसिटिव मैटर, पूरी किसी की लाइफ का प्रश्न है एक्चुअली, और एक बार मैरिज खराब हो जाती है तो बहुत चीज बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो इसीलिए कुंडली मैचिंग करते ही नहीं है। वो कहते हैं कुंडली मैचिंग कहीं और करवाओ, बिकॉज इट्स रियली टफ टास्क। इसमें रामचरितमानस में जो चौपाई आती है कि इतनी देख के लगन जो रखी थी इस राम और सीता के विवाह की, उसके बाद इतनी प्रॉब्लम्स आ गई। और किसने रखी? स्वयं वशिष्ठ मुनि ने देख के सब कुछ तय किया, फिर भी इस प्रॉब्लम। तो एस्ट्रोलॉजर तो भगवान राम की लीला में भी फेल हुए हैं। तो इसलिए इसलिए एस्ट्रोलॉजर का काम बहुत टफ है, स्पेशली अगर कोई मैच मेकिंग वगैरह करता है। तो मैच मेकिंग में, जैसे अगर मैच मेकिंग की हम बात करें, तो मैच मेकिंग में तो हम कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो याद रख सकते हैं एटलीस्ट। पॉइंट्स तो एक बात है, पॉइंट्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट अनटिल अनलेस के बहुत कम पॉइंट हो गए हैं। अगर बहुत कम पॉइंट्स हैं तो फिर जनरली अवॉइड कर देते हैं। जिसमें 15 से नीचे पॉइंट चले जाएं, 12 पॉइंट हो ऐसे, तो जनरली वो तो अवॉइड कर देते हैं। लेकिन अगर 16 पॉइंट, 15.5, 16 इसके ऊपर पॉइंट्स हैं तो फिर एक बार कुंडली देख लेते हैं। ये जनरली मैं फॉलो करता हूँ। और इसमें जो सबसे पहली चीज है, अगर आप कोई भी कुंडली मैच कराएंगे तो ग्रह मैत्री, ग्रह मैत्री मतलब लड़का और लड़की की राशियां अगर मित्र ग्रहों की हैं तो ये सबसे पहला सिम्टम है कि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। ठीक है? आप अपने जीवन में देखिए, आपके भी दो जो दोस्त बनेंगे, क्लोज फ्रेंड्स बनेंगे, वो आपकी मित्र ग्रहों की राशियों के होंगे। हम्म। आपकी जो राशि है उससे के जो मित्र ग्रह हैं उनकी राशियों के फ्रेंड्स आपके ज्यादा क्लोज बनेंगे। ये राशि मतलब चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों? चंद्र राशि, चंद्र राशि। चंद्र राशि, क्योंकि इसमें मन मैच करना चाहिए, थिंकिंग जो थॉट प्रोसेस है वो मैच करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान लो सेम फ्रेंडली ग्रह होने के बावजूद भी हो सकता है कि विचार अलग अलग हैं। तो वो इस सिचुएशन में हो सकता है कि कुंडली में और भी जो ग्रह हैं वो बिल्कुल कुंडली का जो वेट है वो दूसरी तरफ सरक रहा हो। तो हम वो कुंडली से देख, जनरली इट्स अ जनरल नॉर्म कि जो भी कुंडली जिनकी ग्रह मैत्री हो रही है उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। यानी जैसे सूर्य और चंद्र सिंह राशि है, कर्क राशि है, इन दो ग्रहों के बीच में स्वाभाविक प्रेम है, क्योंकि उसको राजा माना जाता है, उनको रानी माना जाता है, और दोनों ही एक ही ग्रुप में आते हैं। तो सूर्य चंद्र गुरु, है ना, मंगल, ये एक ही ग्रुप में आ जाते हैं। और शुक्र शनि राहु बुध ये एक ही ग्रुप में आ जाते हैं। केतु, केतु का क्या है कि केतु का ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हालांकि कुजवत केतु है। केतु जो है मंगल के समान माना गया है। तो हम जनरली, वृश्चिक राशि है तो मंगल या केतु, वृश्चिक राशि का स्वामी या तो मंगल होगा या केतु होगा, तो हम इस ग्रुप में डाल सकते हैं, सूर्य चंद्र वाले ग्रुप में। तो इन दो ग्रुप्स के बीच में जब सेम ग्रुप के ग्रह आते हैं, मकर राशि और टॉरस साइन, वृष राशि सपोज, या तुला राशि, तो शुक्र और शनि का अच्छी फ्रेंडशिप है, इवन बुध की अच्छी फ्रेंडशिप है, बुध की राहु के साथ भी अच्छी फ्रेंडशिप है। तो आपको एक पहला पॉइंट ये देखने को मिल जाएगा, अगर ऐसा मैच कर रहा है तो अच्छा है, ऐसा नहीं कर रहा है तो मतलब दोनों के बीच में कुछ तो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम रहेगी। और दोनों, सेम राशि है तो भी? अगर सेम राशि है तो उसमें, जैसे कभी कभी सेम ग्रह की दो राशियां हैं, हम्म। सेम ग्रह की दो राशियां हैं या सेम राशि है,
तो सेम राशि में अगेन सम कभी कभी प्रॉब्लम देखी जाती है, क्योंकि दोनों की जो इमोशनल नीड्स है सेम हो जाती है, फुलफिल करने का कोई तरीका नहीं रह जाता। दूसरा चीज है कि अगर 7.5 आती है तो दोनों पे एक साथ आएगी, तो बुरा समय आएगा तो दोनों का एक साथ आएगा। ट्रांजिट में जब भी बुरा समय आएगा इस राशि पे दोनों का एक साथ आएगा, तो एक तरीके से वो अच्छा नहीं है। ऐसी सिचुएशन में ऐसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल साथ में गए हैं कहीं और एक्सीडेंट हो गया, दोनों खत्म हो गए, दोनों की मृत्यु हो गई, कुछ ऐसा इस टाइप का सिचुएशन भी आ सकती है। तो अगर लेकिन अच्छा होगा तो हो सकता है दोनों के साथ ही बहुत अच्छा हो जाए, दोनों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएं। बुरा होगा तो दोनों के साथ ही बुरा हो जाएगा। तो इसलिए अवॉइड कर सकते हैं, सेम राशि को अवॉइड करना बेटर है। हालांकि पॉइंट्स तो पूरे मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे पॉइंट्स। पॉइंट्स अच्छे हैं, हाँ। मतलब मेरा और मेरे वाइफ का भी सेम है, वृश्चिक राशि है। ओके, लेकिन तो नक्षत्र क्या है? मेरा विशाख है, उसका अनुराधा है। हाँ, तो नाड़ी दोष भी नहीं है यहाँ पर। वैसे नाड़ी दोष हो जाता है सेम उसमें, अभी अच्छा, इसमें सेम। नाड़ी दोष के सर्टेन कैंसलेशंस होते हैं। नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है अगर दोनों का सेम नक्षत्र है, अलग चरण है, या सेम राशि है, अलग नक्षत्र है। तो नाड़ी दोष के कुछ प्रिंसिपल, कैंसिलेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो आप देख सकते हैं, वो मिल जाएंगे आपको। एनीवेज, तो हम ये देखते हैं, पहली चीज है ग्रह मैत्री अगर मिल गई तो आपको यहां पहला एक ग्रीन टिक हो जाएगा। दूसरा चीज है कि अगर ग्रह मैत्री नहीं मिल रही है लेकिन भकूट मिल जाए, भकूट लव के पॉइंट्स हैं, दोनों के बीच में कितना प्रेम रहेगा। तो अगर ग्रह मैत्री नहीं है तो यानी हो सकता है थोड़े से वैचारिक मतभेद हो, दोनों के सोचने का तरीका अलग हो, लेकिन भकूट मैच कर रहा है, तो अप टू सम एक्सटेंट एक ज्योतिष के अनुसार दोनों के बीच में प्रेम बन सकता है, भकूट के पॉइंट्स अगर पूरे मिल रहे हैं। ठीक है, तो 6-8 जैसे है, अगर दोनों की राशियां षडाष्टक हैं, एक दूसरे छठी आठवीं है, तो फिर आप अवॉइड कर सकते हैं इसको। ठीक है, षडाष्टक, क्योंकि इसमें एक तो वो भी नहीं बनेगा, ग्रह मैत्री हो सकता है बीच में कभी बन भी जाए, जैसे तुला और वृष राशि एक दूसरे से षडाष्टक हैं, यानी हम्म। तुला से अष्टम में वृषभ है, अष्टम में, वृश्चिक और से से छठी। ठीक, तो हो सकता है सेम, तो ग्रह मैत्री तो प्रश्न नहीं उठेगा, लेकिन ये भकुड़ जीरो हो जाएगा। 2-12 होने से भी भकुड़ जीरो हो जाएगा, 1-5 होने से भी, यानी 5-9 होने से भी भकुड़ जीरो हो जाएगा। 5-9 के अनुसार ये रहता है कि दोनों, कोई एक या तो ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा भक्ति में लग जाएगा, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में होगा, और या तो इन दोनों के बीच में मेटीरियल प्रेम उतना नहीं आगे बढ़ पाएगा, है ना। तो ये टेंडेंसी की वजह से दोनों के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। तो कभी कभी जैसे हम देखते हैं डिवोटीज की लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत ज्यादा सर्विसेज ले रखी हैं हाथ में, तो घर में वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे। ये सिचुएशन मैरिज के लिए डेट्रीमेंटल है। तो ये एक चीज ध्यान रखने वाली बात है। तो हम जब कुंडली मैच करा रहे हैं तो पहली चीज हमने देखी कि दोनों की ग्रह मैत्री अगर हो रही अच्छा है, भकूट भी उसके साथ हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है। भकूट नहीं, अगर भकूट नहीं है ग्रह मैत्री है, या ग्रह मैत्री नहीं है भकूट है, तो हम उसको समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है चलेगा। अगर दोनों ही नहीं है तो छोड़ दो, जाने दो, ऐसे ऐसे कुंडली को फिर मैच कराना अच्छा नहीं है। ये पॉइंट। नाड़ी, अब ये तीन है, वर्ण, भकुट और नाड़ी, नॉट वर्ण, ये क्या बोलते हैं, गण। गण गण, गण भकुट और नाड़ी। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार उसमें है। तो सॉरी, देवता मनुष्य राक्षस वर्ण में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, देवता मनुष्य राक्षस गण में है। तो देवता का देवता और मनुष्य के साथ चलेगा, इवन जैसे देवता लड़का हो और देवता लड़की हो, देवता गण की, तो चलेगा। मनुष्य की लड़की हो तब भी चलेगा।
लड़की देव में हो, मनुष्य का लड़का हो, तब भी चल जाता है, क्योंकि वो 5 पॉइंट्स मिलते हैं, 1 पॉइंट कम हो जाता है, स्टिल इट इज ओके, क्योंकि दे आर स्टिल समवॉट मोड ऑफ गुडनेस पैशन और इस टाइप से मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर देवता हो राक्षस हो ऐसे, या मनुष्य हो राक्षस हो, तो नहीं चलेगा। तो राक्षस गण का राक्षस गण के साथ ही कराना है, ये देखना चाहिए। तो यहां पर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी, इसको सेकेंडरी पॉइंट मान के चलिए आप, ठीक है, इसको सेकेंडरी पॉइंट मान के चलिए, क्योंकि अभी नाड़ी है, पहले नाड़ी देखते हैं। तो नाड़ी कभी अगर अलग अलग हो जाती है तो अच्छा है, पूरे पॉइंट्स मिल जाएंगे। नाड़ी सेम हो जाती है तो आदि, मध्य और अंत 3 नाड़ियां हैं, तो तीनों नाड़ी का अलग अलग सिम्टम है। ओके। और अगर ये मैच सेम हो जाती है दोनों की नाड़ी, तो नाड़ी दोष हो जाता है। प्रभु जी 1 मिनट है, जस्ट कोई बेल बजा रहा है। ओके। ओके, जी प्रभु जी। तो नाड़ी अगर सेम हो जाती है तो इसमें 3 प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, कि या तो एक पार्टनर बीमार रहता है, और या ऐसा हो सकता है कि किसी जो प्रोजेनी है वो प्रोजेनी वीक हो जाए, जो बच्चे होंगे उनकी हेल्थ खराब रहे। तीसरा है कि किसी पार्टनर की अल्पायु हो जाए, आयु कम हो जाए। तो ये नाड़ी दोष के 3 प्रभाव बताए गए हैं, तो तीनों नाड़ियों के। तो अगर इस प्रकार से दोष उत्पन्न हो रहा है और कैंसलेशन नहीं हो रहा है, फिर तो नाड़ी दोष की पूजा रहती है। इवन भकूट भकूट दोष की भी पूजा रहती है। तो अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो नाड़ी दोष की पूजा बता सकते हैं। मैंने देखा है कि नाड़ी दोष होने के बावजूद भी, अब जैसे इवन मेरी वाइफ का नाड़ी दोष है, तो नाड़ी दोष में अब जो है, जैसे प्रोजेनी वीक हो जाए तो ये एक सिम्टम है, या प्रोजेनी ना हो ये भी एक सिम्टम है। तो प्रोजेनी हुआ लेकिन बच्चों की थोड़ी हेल्थ, जैसे फर्स्ट सन जो है उसकी हेल्थ थोड़ी वीक हो गई है, साइनस वगैरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अल्पायु का पता नहीं, अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ का भी ऐसा कुछ बहुत प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक सिम्टम देखा है। जैसे जब हमारी शादी हो रही थी तो मेरे पिताजी का कहना ये था कि प्रोजेनी नहीं होगी। तो मेरे पिताजी भी एस्ट्रोलॉजर है, लेकिन प्रोजेनी तो हुई, है ना। तो क्योंकि उसमें तो आपका चार्ट भी काम करेगा, अगर दोनों की कुंडली में लिखा हुआ है, आप D7 चार्ट में देख लीजिए, D7 चार्ट अगर स्ट्रांग है, उसका फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, ये सब चीजें आप देखिए, अगर स्ट्रांग है तो प्रोजेनी हो जाएगी। तो अगर मुझे किसी का चेक करना है कि बच्चे होंगे या नहीं होंगे, तो मैं उनके D1 एंड D7 दोनों चेक करूंगा। अगर D7 में लग रहा है कि हाँ होना चाहिए, फिफ्थ हाउस लॉर्ड स्ट्रांगली है, बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस भी स्ट्रांग है, तो बच्चा होना चाहिए। गुरु की दृष्टि पड़ जा रही है तो बच्चा होना चाहिए। तो मैं उस हिसाब से चेक कर लेता हूँ। तो नाड़ी दोष भी, नाड़ी दोष को सेकंड लेवल पे रखें, पहले मैत्री को रखें, क्योंकि ये मेरा ऐसा मानना है कि शादी में प्रेम होना सबसे जरूरी है, मेन इंपॉर्टेंट चीज। क्योंकि अगर वो नहीं है तो शादी लंबी भी चले लेकिन दुखमय चलेगी। शादी 30-40 साल पूरा जीवन के अंत तक चले, लेकिन क्या फायदा है कि एक पार्टनर जो है पूरा दुखी रहा, हमेशा टॉर्चर होता रहा है, प्रेम नहीं है उसके मन में, लेकिन मजबूरी है, उसको रहना पड़ा। तो ऐसी शादी में सक्सेसफुल शादी नहीं कह सकते फिर उसको। लेकिन अगर प्रेम है और किसी कारण से छोटी शादी रह पाई, किसी की मृत्यु हो गई या ऐसा कुछ था ही, हालांकि एस्ट्रोलॉजर को ये भी देखना चाहिए, अभी मैं बात करूंगा इसकी। लेकिन अगर वो सुखमय रही तो व्यक्ति के मन में ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ मेरी पत्नी या मेरा पति मेरे से प्रेम करता है। तो जिनके बीच में ग्रह मैत्री होती है, उनके बीच में अगर लड़ाई होती है, तो लड़ाई को सॉर्ट आउट करने का दोनों का मन होता है। हम्म। लोग ये दोनों ये सोचते हैं कि चलो इसको
कुछ समय बाद जब गुस्सा शांत हो जाता है, फिर ये सोचते हैं चलो अब छोड़ो, हो गया अब ये हम आगे करते हैं, इसको सेटल कर लेते हैं। लेकिन अगर वहीं शत्रु राशियां हो जाती हैं, तो उनके मन में फिर ये भाव नहीं आ पाता है। उनके मन में जो अहंकार है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि माई वे इज हाईवे, हम्म। और दूसरे अगर सामने वाला नहीं झुक रहा है तो मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता हूं, मैं नहीं रहूंगा, मैं तोड़ दूंगा शादी। तो कम से कम जहां ग्रह मैत्री है, इस प्रकार की सिचुएशन नहीं आएगी। ग्रह मैत्री नहीं है तो इस प्रकार की सिचुएशन आ सकती है। तो इसलिए ग्रह मैत्री को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और ये प्रिंसिपल जब मुझे पता लगा तो मुझे ये प्रिंसिपल बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये दिस इज राइट। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा हो जाए लेकिन क्वालिटी ना हो, तो फिर सुख नहीं रहेगा जीवन में। तो इसलिए इट्स बेटर कि उनके जो प्रेम है वो उन दोनों के बीच में बना रहे। सेकेंडरी पॉइंट में नाड़ी, थर्ड पॉइंट में गण। ठीक है। योनि जो होती है, उसका ये कहते हैं कि योनि का एक फिजिकल कॉम्पेटिबिलिटी, कि मेल और फीमेल का जो फिजिकल रिलेशनशिप बनता है उसमें कैसी कॉम्पेटिबिलिटी रहेगी, इसको एक इस तरीके से बताते हैं। और दूसरा है कि उसको भी मेंटेलिटी करके लिखा जाता है कि मेंटेलिटी कैसी है दोनों की। अब इसमें कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनको, जैसे एक नकुल योनि होती है, तो नकुल योनि जो है वो, उसका कोई फीमेल नहीं है काउंटर। तो नकुल का नकुल से ही होगा तब भी थोड़ा प्रॉब्लम तो रहेगी। लेकिन क्योंकि उसका कोई फीमेल काउंटर नहीं है, तो उसके लिए कोई परफेक्ट योनि वाला मिलेगा नहीं। दूसरा चीज है कि व्याघ्र और गौ, या व्याघ्र और हिरण, मृग, अगर इस टाइप का मिल जाएगा तो ये गड़बड़ है। क्योंकि व्याघ्र कौन है? बाघ। हाँ, सिंह। सॉरी, टाइगर। टाइगर, टाइगर तो खा जाएगा उसको, तो यहां पर भी जीरो हो जाएंगे। तो योनि इस प्रकार की ये भी मिसमैच है। अब इसमें क्या है कि यू कैन से इट एज अ फिजिकल कॉम्पेटिबिलिटी और सेक्सुअल कॉम्पेटिबिलिटी, बट दिस कैन बी गिवन अ लोअर प्रायोरिटी, स्पेशली इन डिवोटी सर्कल में, ऐसा मानता हूं। क्योंकि बोथ ऑफ देम विल ट्राई टू ट्रांसेंड दिस बेसिकली, हम्म। कि हम तो चैंटिंग करके वी वांट टू कम आउट ऑफ दिस सेंस ग्रेटिफाइंग टेंडेंसी। वो हमारा वैसे ही, मतलब मेरा और वाइफ का सेम वर्ण है, सेम ब्राह्मण, बट गण है मेरा राक्षस है, उसका देव है। और मेरा योनि व्याघ्र है, उसका मृग है। बट मतलब वी डोंट हैव दैट एज एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। ओके, ठीक है। तो ये एक चीज डिवोटीज के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट हाँ, हो सकता है बाहर लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट माने जाए। दैट इज मेनली सेक्सुअल, फिजिकल अट्रैक्शन एंड कंपैटिबिलिटी। यस, फिजिकल अट्रैक्शन। तो ये सब देखने के बाद, ये सब आप देख लेंगे, बाकी तो ऊपर के पॉइंट्स जो हैं वन एंड ऑल, ये तो कम है उनके पॉइंट्स। तो ओवरऑल आप पॉइंट्स देख लीजिए, पॉइंट बहुत कम नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद आप देख लीजिए, अगर 15 के आसपास पॉइंट हैं तो फिर आप उसके ऊपर देख लीजिए कि कुंडली कैसी। बाकी ये सब चीजें देख के, अगर ग्रह मैत्री हो जा रही है और बाकी पॉइंट नहीं भी मिल रहे हैं, तो भी आप हाँ कर सकते हैं उस चीज को। उसमें एक कंसिडरेशन ये है कि अब जैसे के एन राव जी का मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे कि वो क्या है, लोगों की दशाएं भी देखते हैं। एक्चुअली कहते हैं कि मैच मेकिंग इतना टफ है कि मुझे 7-8 घंटा लगाना पड़ता है उसको चेक करने के लिए। क्योंकि उस टाइम जब जब का वो लेक्चर है, उस समय कंप्यूटर भी इतने ज्यादा नहीं थे, मतलब ये सब आया नहीं था, सॉफ्टवेयर एंड ऑल। एस्ट्रोलॉजी के कुछ ही थे, फ्यू थे। तो वो कहते थे कि मैं पूरी दशाएं बना के देखता था कि कौन कौन सी दशा चलेगी इनके जीवन में। तो अच्छी दशाएं आ रही हैं या अच्छी दशाएं नहीं आ रही हैं, तो शादी के तुरंत बाद क्या होने वाला है। अब दोनों के बीच में हो सकता है बहुत खराब दशा किसी की आ रही है, तो वो डाइवोर्स इंडिकेट कर रही है, तो प्रॉब्लम है। तो
बहुत सारे फिल्टर लगा देने से एस्ट्रोलॉजी में आप जो है फिर कॉम्प्लेक्स कर देंगे, और अल्टीमेटली कोई भी शादी मैच नहीं करा पाएंगे। एंड सबसे पहले क्लाइंट को ये बताना होता है कि देखिए 100% कभी कोई मैच मिलेगा नहीं, तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। तो हमें ये देखना है कि प्रायोरिटी क्या है, कि ये प्रायोरिटी है या फिर कुछ और प्रायोरिटी है। तो कुछ और प्रायोरिटी है तो फिर उसको देखना पड़ेगा कि अगर वो मिल रही है, ये नहीं मिलेगा तब भी चलेगा तो ठीक है, ये नहीं मिल रहा है तो चलेगा। यानी कोई कहे कि नहीं वो लड़की, उससे शादी करने के बाद जो है, लोग कहते हैं, एक्चुअली प्रश्न पूछते हैं इस प्रकार से, जो मेरे एक्सपीरियंस में, कि ये इनकी जो कुंडली है मेरे लिए धन के लिए कैसी रहेगी, यानी मेरी कमाई के लिए कैसी रहेगी। तो लोगों का ये प्रश्न होता है, तो वो आपको देखना एक आना चाहिए, तो मैं बताता हूँ उसको। और भी प्रश्न होते हैं कि सास ससुर के साथ बनेगी कि नहीं, एक कॉमन प्रश्न है, ये बहुत ही इंडिया के लिए तो बहुत ही कॉमन है। और बच्चों का एक प्रश्न होता है, बच्चे होंगे, ठीक होंगे, ये एक प्रश्न होता है। तो और क्या प्रश्न होता है कि हमारी आपस में बनेगी कि नहीं बनेगी, ये सब है। एंड जॉब का प्रश्न होता है, मेरा और मेरी कुंडली उसके लिए कैसी है, उसकी कुंडली मेरे लिए कैसी है। चरित्र का प्रश्न होता है, लॉन्जेविटी का प्रश्न होता है ना। तो ये सब ये जो आपने बताया था मैत्री का, तो एक केस आई थी मेरे पास, मतलब मेरे फ्रेंड की थी, ही इज माय बैचमेट। तो ही इज ही इज मैरिड नाउ सिंस ऑलमोस्ट 8-9 years विद हिज वाइफ, बट उनके मैत्री नहीं है चंद्र राशि में, मतलब लॉर्ड्स में। तो he now is feeling that the compatibility is not happening, and somehow they're dragging along, and child is also there now, son is there. So he had this thought, and he went to 2-3 senior devotees also, whether we should separate or not separate. So this time these issues later come up, so what we should do about it? I didn't actually do anything for him, but I said you consult some astrologer, other astrologer. I'm not right now getting into matchmaking or anything. I'm just learning about it. So तो फिर ये बाद में जब इशू होता है तो फिर इसको क्या कर सकते हैं? हाँ, तो आपके पास अगर लोग बाद में आते हैं, पहले तो शादी के समय किसी ने कुंडली मिलाई नहीं, शादी कर ली, उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स आती तब एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं। तो पहले तो उनको डांट लगाना चाहिए कि आपने शादी के समय क्यों नहीं मिलाई कुंडली, अभी आने से क्या फायदा। चलो ठीक है, इतना डांट भी क्या करें, ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उनकी कुंडली देख सकते हैं। अगर कुंडली में जो है, डेफिनेटली अगर एस्ट्रोलॉजर के पास आया तो कुछ ना कुछ सीरियस इश्यू चल ही रहा होगा। कोई थोड़ा सा मन मुटाव उस वक्त के लिए तो नहीं आते, तो बहुत ही ज्यादा जब कुछ हो जाता है। तो जैसे मेरे पास आए थे, अभी रिसेंटली कोई आए थे डिवोटी के, कुछ रिश्तेदार थे, तो आए थे, तो उनकी वाइफ जो है कई बार छोड़ के उन्हें चली जाती है, अपने मायके चली जाती है, सेम सिटी में है एक्चुअली, ससुराल और मायका सेम सिटी में है, तो वो चली जाती हैं। अब उनके जो, ही वॉज टेलिंग दैट इज हिज वर्जन, के उनके पिता और माता पिता भड़का रहे हैं उनको। और मुझे कुंडली में दिखाई दे रहा है कि इनकी माताजी, क्योंकि ये जो है अपनी माँ के साथ रहते हैं, पिताजी का देहांत हो गया, तो इनकी माताजी पूरी डिक्टेटर हैं। एंड वो लड़की को बोलती हैं कि आप जो है पीरियड्स के टाइम में एक कमरे में बंद रहो। एंड नाउ मॉडर्न सोसाइटी में ये सब चीजें फॉलो नहीं होती हैं। एंड किसी भी लड़की को ऐसे आप बोलोगे तो उसको लगेगा कि मुझे तो एक स्लेव की तरह ट्रीट किया जा रहा है, बिकॉज दिस इज नाउ इट इज, दिस इज मे बी प्रीवियसली ये कल्चर था, सभी लोग फॉलो करते थे तो ठीक था। अब ये नॉर्म नहीं है सोसाइटी का, तो ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज्यादा दकियानूसी विचार है। तो आई वॉज टेलिंग हिम, प्रभु आपको, आप दोनों के एक्चुअली प्रॉब्लम है कि लड़के के साथ प्रॉब्लम नहीं है, सास के साथ प्रॉब्लम है। लड़की को अपनी सास से प्रॉब्लम है कि सास बहुत ज्यादा पुराने विचारों वाली है और सब पूरा कंट्रोलिंग है, पूरी डोमिनेटिंग है एंड कंट्रोलिंग है। तो मैं इनको समझा रहा हूँ, प्रभु आप जो है, व्हाट ही डज, ही टेक साइड ऑफ हिज मदर वेन एवर देर इज सम कन्फ्रंटेशन। कुछ अगर दोनों के बीच में हो गया, सास और बहू के बीच में, तो वो ओपनली अपनी वाइफ को डांट देगा। तो मैं उनको समझा रहा था, प्रभु अभी ये जो है ये आपको एक इक्विपॉइज होके करना पड़ेगा, ऐसे आप वाइफ को नहीं इंसल्ट नहीं कर सकते अपनी माँ के सामने, तो ना माँ को इंसल्ट कर सकते हो वाइफ के सामने।
बोथ आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो आप जो है शांति से न्यूट्रल होके और दोनों तरफ को शांत करवाओ, बस इतना ही करना चाहिए। बट वो नहीं समझ में आ रहा है। तो हॉरोस्कोप देखने से आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम कहाँ है। तो आप पहले प्रॉब्लम डिटेक्ट कीजिए कि कहाँ है, फिर उस प्रॉब्लम को एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से उनको बता दीजिए कि देखिए मुझे चार्ट में ये प्रॉब्लम हो रही है, आप में ये कमी है या उनमें ये कमी है। या पहले बोलिए कि आप दोनों लोग साथ में आइए तब मैं करूंगा, मैं अकेले नहीं करूंगा। बिकॉज मेरे क्या होगा कि अगर आप अकेले अगर पत्नी की बुराई कर देंगे ऐसे, ये सब मेरे एक्सपीरियंसेस है ब्रो कि जैसे वो प्रीचिंग में भी एक्सपीरियंसेस होते हैं केस स्टडीज को डील करना, तो वैसे एस्ट्रोलॉजी में भी होंगे आपके, तो यू कैन टेल, नो प्रॉब्लम। एक्सपीरियंसेस है। तो एक प्रभु जी मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, मेरे कॉलेज के फ्रेंड है। तो वो उन्होंने बताया एंड ही हैड ऑल कंप्लेंट्स अबाउट हिज वाइफ। मैंने कुंडली देखी और उनकी बात मुझे सही लगी। तो मैंने बताया कि हाँ इनकी कुंडली के हिसाब से शी हैज मोर अट्रैक्शन टूवर्ड्स मेटीरियल लाइफ, ऐसा मैंने बोला। नाउ दिस ये प्रभु जी जाके अपनी वाइफ को बोले, देखो हाँ वो प्रभु जी ने बोला था तुम्हारी कुंडली में प्रॉब्लम है। वो माता जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, वो माता जी ने बोलना बंद कर। तो माता जी कहते प्रभु जी आपने पता नहीं क्या बता दिया, एंड शी स्टॉप। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस के अभी तो आपको पहली चीज है कि बहुत संयमित होके, और क्या बोलते हैं कि सब बराबर, हाँ निष्पक्ष होके आपको वहां पर रखना पड़ेगा। एंड सबसे बेस्ट है कि काउंसलिंग कभी भी होती है, अगर मैरिज काउंसलिंग होती है तो दोनों की सामने होती है। तो जितने भी मैरिज काउंसलर हैं वो दोनों को बिठा के करवाते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को बुला के लाइए। तो एज अ मेल पर्सन ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट कि कभी भी सिंगल लेडी को कभी कुछ भी काउंसलिंग नहीं करना है। एंड एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग क्योंकि बहुत बार अकेले आती हैं माता जी, तो आपको बुलाना है कि आप अपने पति के साथ आइए, तब मैं जो है कर सकता हूँ, वरना तो हरे कृष्णा नो प्रॉब्लम, है ना। आप हाथ जोड़ सकते हैं कि ये दिस इज माई प्रिंसिपल। सेम डीलिंग, हाँ, अब कृष्ण में सेम डीलिंग। तो हाँ, तो फिर आप फिर उसके बाद कुंडली के थ्रू जाइए कि आप दोनों की कुंडली में यहां यहां प्रॉब्लम है जिस वजह से आपके व्यवहार में, या हो सकता है कोई इंटरफियर कर रहा है, आपको उस कुंडली में देख के पता लगाना चाहिए। मान लीजिए जो व्यक्ति कुंडली दिखाने आया है उसका जो है फोर्थ लॉर्ड डेबिलिटेटेड होके सेवेंथ हाउस में बैठा है। तो कौन सी लग्न की कुंडली हो गई, फॉर एग्जाम्पल कैप्रिकॉन, मकर लग्न की कुंडली हो गई। तो मकर लग्न की कुंडली में मेष राशि का स्वामी मंगल होगा, तो फोर्थ लॉर्ड डेबिलिटेटेड होके सेवेंथ हाउस में बैठा है। तो प्रॉब्लम कौन कर रहा है, जो व्यक्ति दिखाने आया उसकी माँ जो है मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अच्छा। हम्म। आपको समझ में आया। यस। यस। मैं मतलब फोर्थ हाउस लॉर्ड का इंटरफेरेंस है सेवेंथ हाउस में, तो अब वो वाइफ डेबिलिटेटेड हो गया है, वो डेबिलिटेटेड हो गया है, तो इसका मतलब कुछ तो नीचता हो रही है। नीच का हो गया ना करे, कुछ नीचता हो रही है वहां पर फोर्थ हाउस की वजह से। तो आप ओपनली हो सकता है ना बोल पाए, लेकिन आप बता सकते हैं कि मदर का इंटरफियरेंस है मैरिज में जिसकी वजह से समस्या आ रही है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप जब चार्ट्स देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, किसकी वजह से हो रही है। तो आप उस अगर इश्यू को एड्रेस करेंगे, बताएंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम है, तो अगर आप इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो आपका काम ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आपको कहीं दिखता है कि उन लोग कंसाइल करना ही नहीं चाहते हैं, कंसाइल नहीं करना चाहते, क्योंकि कई बार लोग आते हैं केवल उनको एक अप्रूवल चाहिए। वो पहले से डिसीजन करके आए मुझे तोड़ना है इस मैरिज को, तो वो एस्ट्रोलॉजर से केवल हाँ कहलवाना चाहते हैं कि हाँ ये तोड़ना ठीक रहेगा। अब इन डिवोटी को मैंने बोला कि एक जो जो पहला एग्जांपल दे रहा था जिसमें माता मम्मी उनकी डोमिनेट कर रही थी, मैंने बोला कि आप मेरे हिसाब से आपको इस मैरिज को दूसरा चांस देना चाहिए, थोड़ा आपको चेंज होना पड़ेगा। बट ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन, किन्हीं और एस्ट्रोलॉजर ने ऑलरेडी बोल दिया कि तोड़ दो मैरिज को। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको
अब क्या बोल सकते हैं एज एस्ट्रोलॉजर, फिर तो वो परमात्मा की तरह, हाँ जो करना है आप करिए, ठीक है, हम क्या बोलेंगे। तो मेरी राय ये है कि आपको एक और चांस देना चाहिए, आपको थोड़ा चेंज होना चाहिए, आप अभी गलत कर रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजर को अ, एक निर्भीकता भी होनी चाहिए, कि बिना डरे बोलना भी चाहिए सच, कि आप अगर गलत हैं तो आप गलत कर रहे हैं, ये भी बोलना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा इस पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई नहीं सुनना चाहता है तो हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, हम तो बस ठीक है, फिर जो आपकी मर्जी आप कीजिए। मैंने अपनी राय दे दी है, तो मैंने मेरी एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान के हिसाब से मैंने जो इसको डिकोड किया है वो बता रहा हूँ आपको। नहीं सुनना है तो ठीक। तो जब कोई ऐसी प्रॉब्लम लेके आए तो आप कुंडली पे पहले स्टडी कीजिए अच्छे से, फिर देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, फिर पूछिए। आप ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि व्यक्ति का दिमाग क्या है, उस एक्चुअली कंसाइल करना चाहता है रिकंसाइल, या फिर जो रियली तोड़ने की सोच के ही आया है। तो पहले ये पूछ लेना भी ठीक है थोड़ा, कि आप करना चाहते हैं इसको, मैरिज को बचाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी मैं मैरिज को बचाना चाहता हूं। तो अगर कोई इस माइंडसेट के साथ आता है तो हमारे लिए अच्छा है, तो फिर हमारा पॉजिटिव प्रयास रहेगा। लेकिन कोई सोच के आता है कि नहीं तोड़ना ही है, तो फिर हो सकता है हमारे बताने से वो एक और चांस दे दे, तो ये भी हो सकता है। तो बट हमें अपना जो हमारा ज्ञान हमारा जितना है उस ज्ञान के हिसाब से हमें बताना चाहिए कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी आपकी इच्छा है। इस कॉन में काउंसलिंग ऐसे ही होती है, ये प्रोज है ये कॉन्स है, और बाकी आपकी इच्छा है। तो ठीक है, इस प्रकार से आप एड्रेस कर सकते हैं इन इश्यूज को। तो अगर हाँ, कभी कभी ऐसा लग भी सकता है कि हाँ ये मैरिज तोड़ना ही बेटर है, तो ये देन इट इज योर जजमेंट कॉल, कि आप कुंडली देख के आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है और चलेगी ही नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो फिर या फिर सिचुएशंस इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं कि अब पीछे जाना भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर आपको बोलना पड़ भी सकता है कि हाँ ठीक है अब तोड़ दीजिए, बेटर है। तो हमें क्या है, ओपन माइंड के साथ जाना है, कुंडली जब देखनी है तो ओपन माइंड के साथ दी, विदाउट बायसनेस। इसीलिए हम अपने रिश्तेदारों की कुंडली नहीं देखते हैं जनरली, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसमें जुड़े होते हैं, तो हम थोड़े बायस हो जाते हैं। हम्म। तो कुंडली मैचिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमने बात किया कि किस प्रकार से पॉइंट्स को देखना है, फिर उसके बाद हमने ये बात किया कि एक एक जो ग्रह मैत्री, भकूट, नाड़ी, इन सब के बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक है कि आप देखिए कि लड़के और लड़के की आयु कितनी है, उनका एर्थ हाउस जरूर देखिए। तो क्योंकि आपके पास कोई आया है, तो भगवान ने जब उनको भेजा है एस्ट्रोलॉजर के पास, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम चेक कर लें कि इस समय इस प्रकार की समस्या तो नहीं है कि विधवा विधवा योग या विधुर योग किसी की कुंडली में तो नहीं है, या मृत्यु अल्पायु का योग बेसिकली, यानी कोई कुंडली मैच कराने आया है और उनकी एक की कुंडली में अल्पायु का योग है, तो आपको ओपनली बताना चाहिए फिर कि मेरे हिसाब से इसमें अल्पायु योग है, इनकी जो जिनकी आप कुंडली लाए हो। तो उस अगेन उनका डिसीजन है कि अल्पायु योग के साथ शादी करनी है कि नहीं करनी। तो कभी किसी को कुंडली में दो शादियों का योग लिखा होता है, दिखता है कि दो शादियां होंगी, यानी एक एक सेपरेशन होगा। सिक्स लॉर्ड सेवेंथ में आपको बहुत बार दिखेगा, सेवेंथ लॉर्ड एर्थ में आपको बहुत बार दिखेगा, या एर्थ लॉर्ड सेवेंथ में, सेवेंथ लॉर्ड एर्थ में, या सेवेंथ एंड एर्थ टुगेदर इन एर्थ हाउस। ये मार्क का कॉम्बिनेशन है, सेवेंथ एंड, अगर सेवेंथ और एर्थ लॉर्ड का एक्सचेंज हो जाए, या सेवेंथ और एर्थ लॉर्ड इन एर्थ हाउस टुगेदर, या फिर सेकंड एंड थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस टुगेदर, सेकंड एंड एट्थ लॉर्ड, सेकंड एंड थर्ड लॉर्ड एंड थर्ड लॉर्ड इन एट्थ हाउस। एर्थ हाउस टुगेदर, तो वो भी मारक का कॉम्बिनेशन है। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में है, यानी मारक का कॉम्बिनेशन है, तो उस व्यक्ति की आयु के लिए, जिसकी कुंडली है ये, उस व्यक्ति की आयु के लिए प्रॉब्लम है। इवन मैरिज के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि डेफिनेटली अगर इस व्यक्ति की आयु के लिए प्रॉब्लम है, आप दशा चेक कीजिए,
कि सेवेंथ एट्थ लॉर्ड की कोई दशा अंतरदशा तो नहीं आ रही है जो कि बहुत ही मारक सिद्ध होगी उनके लिए, है ना। तो अगर ऐसी कुछ दशा शीघ्र ही आने वाली है तो आप सचेत कर दीजिए कि इनकी कुंडली में अल्पायु योग है, मार का कॉम्बिनेशन। और दूसरा है किसी की कुंडली में एक मांगलिक आपको देखना है, अनदर थिंग इज मांगलिक। तो मांगलिक में आपको चेक करना है अगर दोनों ही पूर्ण मांगलिक मिल जाएं। पूर्ण मांगलिक का मतलब है, मांगलिक दोष तब कहा जाता है जब लग्न या चंद्रमा से मंगल पहले चौथे सातवें आठवें बारहवें स्थान में बैठा हो। ठीक है। कुछ परिस्थितियों में मंगल दोष कैंसिल माना जाता है, यानी जिसमें मंगल उच्च का हो जाए या मंगल मेष राशि का स्वराशि का हो जाए, तो उस परिस्थिति में कहते हैं कि मंगल दोष नहीं बनता है। और अगर दोनों मांगलिक हैं, पूर्ण मांगलिक, तो आप उसको तुरंत ही अप्रूव कर सकते हैं। एक आंशिक मांगलिक है, एक पूर्ण मांगलिक है, तो फिर आप उनको, जो पूर्ण मांगलिक है उनको कम से कम मंगल दोष का उपाय करने के लिए, जो घट विवाह, कुंभ विवाह, पीपल विवाह, ये सब जो होते हैं, वो मंगल दोष के निवारण के तरीके जनरली ऑल जो जो लोग शादी करवाते हैं, जो पुजारी का कार्य करते हैं, पुरोहित का कार्य करते हैं, वो पुरोहित जानते हैं कि किस प्रकार से इनको करवाना है मंगल दोष की पूजा। तो आप फिर मंगल दोष की पूजा बता सकते हैं। दूसरा एक ये मत है कि 28 के बाद मंगल दोष नहीं लगता है, यानी 28 से उम्र अगर पार हो चुकी है तो फिर मांगलिक दोष नहीं मानेंगे। लेकिन ऑन अ सेफर साइड मैं तो मांगलिक दोष मान के ही चलता हूं कि मंगल है तो मंगल है, वो पूरे जीवन रहेगा किसी न किसी रूप में। हाँ, हो सकता है कि छोटी आयु में बहुत ही सीवियर हो, लेकिन बाद में भी इस मंगल का दोष रहेगा, और व्यक्ति का जो स्वभाव है वो थोड़ा अपने पार्टनर के प्रति उग्र हो सकता है। जब मंगल दोनों का ठीक जगह मिल जाता है, यानी मांगलिक पूर्ण मांगलिक दोनों मिल जाते हैं, तो मैंने देखा है कि ऑटोमेटिकली एक व्यक्ति, उसका स्वभाव थोड़ा दब जाता है और दूसरा व्यक्ति थोड़ा ऊपर हो जाता है, एंड वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस रिलेशनशिप को। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मंगल का बिल्कुल ही मैच नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है एक पार्टनर, फिजिकल वायलेंस हो सकती है, इमोशनल टॉर्चर हो सकता है, लीगल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, पुलिस केस बन सकता है। ये सब चीजें मंगल दोष में हो सकती हैं। डाइवोर्स हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो मंगल कार्य करा सकता है, सारे कार्य हो सकते हैं। तो इसलिए मांगलिक और नॉन मांगलिक का मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, ऑन ए सेफर साइड। मेरी सिस्टर का और मेरे ब्रदर इन लॉ का ऐसा था कि एक पूर्ण मांगलिक था, एक आंशिक मांगलिक था। सिस्टर की मेरी अभी डेथ हो गई, तो मैं इसमें भी मुझे थोड़ा वो डाउट रहता है। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें होती हैं कुंडली मिला, तब मैं उतना कुंडली देखता नहीं था, उतना ज्यादा सब मैचिंग मेरे पिताजी करते थे, उन्होंने करवाया था, भी किसी से मैच भी करवाया था। लेकिन फिर भी जब नियति जो होनी होती है उसको हम बदल नहीं पाते, चाहे कितने भी एस्ट्रोलॉजर लग जाएं, अगर कुछ नियति में लिखा हुआ है तो फिर वो हो ही जाता है। फिर एज ए एस्ट्रोलॉजर वी कैन जस्ट बिकम अ स्पेक्टेटर, एक हो जाता है। और तो ये मांगलिक दोष का हो गया। मांगलिक दोष अगर है तो इस प्रकार से एड्रेस कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि ये जो मैंने एक के एन राव सर से के लेक्चर से सीखा था, उसको मैं एक्टिवली यूज करने लगा हूँ। कुंडली, लड़का और लड़की की कुंडली एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करा के देख सकते हैं। इसमें मेरे को डाउट था जी, दोनों सुपर इम्पोज करेंगे तो प्लैनेट्स तो सेम ही घर में आएंगे ना, मतलब अलग अलग कैसे होगा? जैसे लड़के की लड़की पे सुपर इम्पोज की, लड़की की लड़के पे की। हाँ, तो लग्न एक बार लड़के की लग्न पे कराइए, एक बार लड़की की लग्न पे कराइए। तो लड़के की लग्न को सेंटर मान के लड़की के सारे प्लैनेट्स आप उसमें कर दीजिए, सुपर इम्पोज करा दीजिए। और दूसरी बार लड़के की लग्न को, जो भी है उसका दूसरा वाइस वर्सा ऐसे कर लीजिए। ठीक है। तो आपको क्या है कि अलग अलग घर में प्रभाव मिलेगा,
हाँ, यानी प्लैनेट्स घर में सेम रहेंगे लेकिन राशि में अलग अलग रहेंगे। नहीं, आप नहीं समझे। मैं जो कह रहा हूं कि अगर लड़के की कुंडली को केंद्र बनाकर उसकी उसकी कुंडली के ऊपर लड़की की कुंडली सुपर इम्पोज कराई, यानी लड़की की लग्न को घुमा के उसको भी लड़के की लग्न बना दिया, ठीक है। तो लड़की की कुंडली के जैसे जो ग्रह उसकी कुंडली में पंचम स्थान में था, अब वो जाके लड़के की कुंडली में कौन से स्थान में प्रभाव डाल रहा है वो पता चल जाएगा। वो पंचम स्थान का ग्रह उसके एकादश स्थान में पहुंच गया, मान लो लड़के की कुंडली के एकादश एकादश स्थान में आ रहा है। गेटिंग हम्म। में? हम्म। तो इसका मतलब है अगर वो अच्छा है तो वो उसकी इनकम को बढ़ाएगा। हाँ, तो हम क्या है, लड़के की कुंडली में अब लड़की की कुंडली के ग्रह डाल के ये देख रहे हैं कि वो उसकी कुंडली को कैसा सपोर्ट कर रहे हैं। तो भी दोनों की कुंडली की तो भी सेम ही पोजीशंस आएंगे ना प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स की सेम पोजीशन आएगी, लेकिन आप लड़के की कुंडली में सुपर इम्पोज कराओगे और लड़की की कुंडली के ऊपर सुपर इम्पोज कराओगे, तो आप लग्न तो चेंज कर दोगे ना। हाँ, दोनों की लग्न अलग है ना, तो उनके घर बदल जाएंगे ना। तो लड़के की कुंडली के हाउस चेंज हो जाएंगे, राशि सेम रहेंगी लेकिन हाउस चेंज हो जाएंगे लड़की की कुंडली के ऊपर। लड़की की कुंडली के ऊपर उसके किसी हाउस में सुपर इम्पोज होंगे। नॉट गेटिंग? जैसे ये कुंडली है आज की अभी की, जी। ठीक है। तो टॉरस असेंडेंट है, मान लो नीचे वाली जो D9 है वो कुंडली लड़की की है फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे तो पाइसिस असेंडेंट है, तो अब मैं इसको घुमा के टॉरस कर देता हूं। अच्छा, ऐसे करना है, ओके। तो अब आप देखिए जैसे केतु वीनस, अब लड़के के 10th हाउस में केतु वीनस आ गया लड़की का, हम्म। ठीक है। तो अब केतु वीनस उसके शनि वीनस केतु ये एक साथ प्रभाव डाल रहे हैं। अब उसके शनि वीनस शनि और शुक्र के ऊपर लड़की का केतु और शुक्र आ रहा है। अब शनि और केतु आ गया मतलब लड़के की शादी के बाद वो जॉब चेंज होती रहेगी, उसकी जॉब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, जॉब में ब्रेक आएगा, जॉब चेंज हो जाएगी। वीनस के साथ केतु अब वहां पे मिल जाएगा, तो मतलब वैवाहिक जीवन में भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। अब चंद्रमा और राहु चतुर्थ स्थान में आ गए लड़के के, हम्म। लड़के का मन अशांत हो सकता है या बहुत ही ज्यादा एरोगेंस, अभी जो है बहुत स्टबर्ननेस आ सकती है। राहु चौथे स्थान में अच्छा नहीं माना जाता है, मन में बुरे ख्याल आ सकते हैं, हम्म। भी टेंडेंसीज आ सकती हैं। समझ गया। तो इस प्रकार से जब आप यहाँ सुपर इम्पोज कराएंगे, अब मान लो लड़की की कुंडली देख के ऊपर करवाना है, तो लड़की की लग्न तो पाइसेज है, अब मैं लड़के की लग्न बदल के उसके ऊपर सुपर इम्पोज करा दूंगा। हम्म। अब लड़की की लग्न पे तो जुपिटर आ गया, उसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया ये। हम्म। यानी लड़की के लिए तो बहुत अच्छा विवाह रहेगा यहाँ पे। हम लोग नवमांश को लड़की की कुंडली मान के चल रहे हैं ऐसे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं, है ना। 11वें स्थान में सूर्य आ रहा है, अब उसके 12वें स्थान में वीनस केतु और शुक्र आ रहा है। वीनस केतु के ऊपर शुक्र और शनि आ गया, शुक्र और शनि आ गया। तो अब जो जो है ना उसको ट्रैवलिंग करवा सकता है जॉब के चलते, या हो सकता है बेडरूम लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे, है ना। चतुर्थ स्थान में उसके मंगल आ गया, तो घर में लड़ाई झगड़ा होगा भाई इनके। समझ रहे ना बात को, क्योंकि जी। इस जी। प्रकार से हमें देखना है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो के एन राव जी कहते हैं कि यदि
इनकी कुंडली सुपर इम्पोज कराने से चंद्रमा सेम हाउस में हो दोनों के, या फिर एक व्यक्ति का जुपिटर दूसरे व्यक्ति के लग्न को या लग्नेश को देखता हो, इन तीनों परिस्थिति में शादी टूटती नहीं है। अब इसमें एक्सेप्शन मुझे एक हो सकता है, ये लगता है कि यदि जुपिटर जो है किसी की कुंडली का षष्ठेश या अष्टमेश है, तो उस सिचुएशन में जुपिटर हालांकि दृष्टि डाले लेकिन फिर भी उतना अच्छा प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि वो षष्ठेश अष्टमेश और द्वादशेश होने का उसको कुछ दोष लग जाता है। तो इस प्रिंसिपल को टेस्ट करना है, टेस्ट करना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि जैसे अब जुपिटर, अब इनका जुपिटर यहाँ है तो कहाँ कहाँ देखेगा, यहाँ देख रहा है, फिर सेकेंड हाउस को देख रहा है और उसके फोर्थ हाउस को देख रहा है। ठीक है, तो लग्नेश तो जुपिटर है। अभी हमने किसकी, अच्छा हमने ऊपर से करवाया ना, ओके, इससे नहीं, इससे इसको देखना है। वो तो अब जुपिटर। यहाँ पे तो लग्नेश लग्न में ही बैठ गया तो बहुत अच्छा हो गया, मतलब शादी को वो सपोर्ट करेगा। एंड फिफ्थ हाउस क्या, को देखिए, नाइन्थ फिफ्थ हाउस। और नाइन्थ हाउस, तो लग्नेश को देख रहा है, लग्न को नहीं देख रहा है, फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस को देख रहा है। तो लग्न को देखने की वजह से ये विवाह सस्टेनेबल है, ऐसा हम कह सकते हैं। वहीं इनकी कुंडली पे सुपर इम्पोज कराएंगे अगर, लड़के के कुंडली के ऊपर लड़की की कुंडली सुपर इम्पोज कराते हैं ठीक है, तो इनका जुपिटर अब टेंथ। इधर देखेगा, ट्वेल्थ देखेगा और सेकंड देखेगा। ठीक है, तो लग्नेश को देख रहा है यहाँ पे, हाँ। तो अगेन ये सपोर्ट करेगा। लग्नेश को देख रहा है मतलब जुपिटर सपोर्ट करेगा। तो इस प्रकार के मैरिज को रिकमेंड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जुपिटर अष्टमेश भी है। हाँ, अब यहाँ जुपिटर अष्टमेश भी है, तो ये टेस्टिंग का विषय है, इस पर रिसर्च करें। मैंने रिसर्च अभी करी नहीं है, ऐसा मेरा अंदेशा है। इस पे रिसर्च करी नहीं है अभी, तो ये रिसर्च का विषय है। तो इस प्रकार से ये जो है ये आखिरी है, अगर ये दिख जाता है अगर आपको, और बाकी प्रश्न जो होते हैं लोगों के, फाइनेंसेस और इन लॉस के साथ बनेगी या नहीं बनेगी, है ना। तो एक तो है इन जनरल उनका एट्थ हाउस कैसा है, एट्थ हाउस की पोजीशन अच्छी है मतलब इन लॉस के साथ बनेगी। लग्नेश एट्थ हाउस में बैठ जाए लेकिन शत्रु राशि में बैठा हो, तो मतलब वो जो है नहीं बनेगी, वहां प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। लेकिन अगर एट्थ हाउस इज इन बेटर पोजीशन, एट्थ और लग्नेश का संबंध 159 में बन रहा है या केंद्र का बन रहा है, 6 8 12 का नहीं बन रहा है आपस में, यानी लग्नेश और अष्टमेश ऐसे 6 8 में ना बैठे हो एक दूसरे से, तो उसमें भी उसकी नहीं बनेगी फिर। तो अष्टम स्थान है इन लॉस का स्थान, राइट, वो हम वहां से चेक करते हैं। एंड फाइनेंस देखते हैं, तो फाइनेंस अगर इन जनरल, मैं तो फाइनेंस तो इंडिविजुअली देखता हूं, लेकिन इन जनरल जो कहते हैं कि शादी के बाद इनका अपने पति के लिए इनका कैसा है, कि फाइनेंस को बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, क्या होगा कुछ होगा, तो वो हम देख सकते हैं कि उनका 11th हाउस किस प्रकार से 11th हाउस पर प्रभाव डाला है, सुपर इम्पोज करके भी देख सकते हैं। यहां देख सकते हैं कि इनके पति का 11th हाउस कैसा है, इनके पति का 11th हाउस कौन सा है, ये है ना, फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस अगर स्ट्रांग है, अच्छा है, तो ये इनकी कुंडली इनके पति के लिए सपोर्टिव है, यू कैन से।
फाइनेंसिस के लिए। एक है, आप अष्टक वर्ग का एक प्रिंसिपल है जो आप यूज कर सकते हैं। अष्टक वर्ग में अगर फिफ्थ हाउस को सेवेंथ हाउस से ज्यादा पॉइंट मिले हैं, तो उस केस में जो जिस व्यक्ति की कुंडली में ऐसा होगा, पंचम स्थान को ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, सेवेंथ हाउस को कम पॉइंट मिलेंगे, वो व्यक्ति अपने पार्टनर को डोमिनेट करेगा, दबा के रखेगा। अच्छा। अगर किसी के सेवेंथ हाउस में उसके फिफ्थ हाउस से ज्यादा पॉइंट हैं, तो मतलब उसकी पत्नी या उसका पति उसको दबा के रखेगा, वो दब के रहेगा। समझ रहे हैं? अपना चेक कर सकते हैं कि हम डोमिनेटिंग है या हम डोमिनेटेड हैं। तो मेरे को देखने की जरूरत ही नहीं ब्रो, मेरे को पता है मैं डोमिनेटिंग हूँ। अच्छा, आप डोमिनेटिंग है। तो ये है। एंड अगर कभी ऐसा मैच आ जाता है कि फिफ्थ हाउस को ऑटोमेटिकली, यहाँ लड़के की कुंडली में फिफ्थ हाउस को सेवेंथ हाउस से कम पॉइंट मिले हैं, और लड़की की कुंडली में फिफ्थ हाउस को सेवेंथ हाउस से ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं, तो मतलब लड़का दब के रहने वाला है और लड़की दबा के रहने वाली है। दैट मीन्स वो मैच ही कर रहा है। हम्म। तो मैच कर रहा है, अच्छा ठीक है, कंटिन्यू करो। अब यहाँ पे तो इक्वल पॉइंट्स मिल गए, इसमें जो कुंडली है उसमें तो इक्वल पॉइंट्स मिले, 26-26। तो 26-26 मिल गए तो ठीक है, एक एक सही रहेगा, कुछ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो इस प्रकार से मैच मेकिंग का ओवरऑल मोटा और एक और दो प्रिंसिपल्स और बताते हैं वैसे, कि ये पहले मैं यूज करता था, अभी मैं इस प्रिंसिपल को उतना यूज नहीं करता हूं, कि चंद्रमा जो है, लड़की का चंद्रमा लड़के के चंद्रमा से लड़के का चंद्रमा लड़की के चंद्रमा से पीछे होना चाहिए, 3 या 4 राशि तक पीछे, 3 राशि तक पीछे चलेगा। क्योंकि लड़की को क्या है, इमोशनल, स्त्री को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। चंद्रमा इमोशंस का कारक है। तो अगर चंद्रमा पीछे रहेगा लड़के का, तो वो आगे से आगे जाके सपोर्ट कर सकता है, आगे बढ़ के। दैट इज वन प्रिंसिपल आई हर्ड, आई वॉज यूजिंग इट, बट अभी तो मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ इतना ज्यादा। ये प्रैक्टिकली ऐसी वीनस के लिए भी, लड़के की कुंडली में वीनस जो है, वीनस बिकॉज मेन आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फिजिकल रिलेशनशिप्स। हम्म। तो लड़की का वीनस अगर लड़के के वीनस से पीछे है 2 या 3 राशि, तो वो चलेगा, तो वो सपोर्टिव है। अदरवाइज लड़की इमोशनली सपोर्ट फील नहीं करेगी, एंड लड़के को वो फिजिकल कंपेटिबिलिटी फील नहीं होगी। यहाँ अगर लड़की का पीछे हो जाएगा, तो लड़की लाइक मोर लाइक, लड़की का चंद्रमा अगर पीछे हो जाएगा, वो मदर की तरह उसको ट्रीट करेगी, केयर करेगी बहुत ज्यादा, और इधर उसको सपोर्ट मिलेगा नहीं, उसको जो नरिशमेंट इमोशनल चाहिए वो अपने पति से मिलेगा नहीं। तो दैट हैज टू बी सीन। और मे बी यू कैन टेस्ट इट, मैं तो अभी इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, बाकी सारे इतने सारे फिल्टर लगाने के बाद तो वैसी कुंडली में बचता ही नहीं है, कुछ मैच ही नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ फिल्टर कम करके आपको मैच करवानी पड़ेगी। जो मेन बेसिक है, मुझे लगता है कि अगर भकूट और ग्रह मैत्री अगर ये अच्छे से मिल जाए, तो फिर ठीक है। और लोग चरित्र का कहते हैं, तो चरित्र का एक प्रश्न ये उठता है कि वीनस राहु या मरकरी वीनस, इस टाइप का कॉम्बिनेशन अगर आपको कहीं मिल जाता है, तो आप थोड़ा, दैट बिकम्स लिटिल डाउटफुल, कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स का इंडिकेटर है वो। बट हर केस में इसको एप्लीकेबल होते हुए मैंने नहीं देखा है, बिकॉज सम पीपल दे डेफिनेटली वो साफ साफ बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। तो या तो वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर हो सकता है कि सच में ऐसा हो। तो वीनस राहु और मरकरी वीनस कॉम्बिनेशन, वैसे मरकरी वीनस के लिए तो कहा जाता है कि वो कहीं पे भी ये मल्टीपल रिलेशनशिप देता है। इवन वीनस राहु के लिए भी ऐसे ही कहा जाता है, क्योंकि वीनस मेन है हमारा, वीनस शुक्र, शुक्र हमारा विवाह का कारक ग्रह है, हमारे प्रेम संबंधों का कारक ग्रह है शुक्र। शुक्र हमें अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन देता है। तो अगर उसमें मरकरी या राहु का साथ हो जाता है, तो उस सिचुएशन में
उसकी टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं, एंड उसका जो ग्रीड है वो बढ़ जाती है। तो दे वांट टू हैव मोर रिलेशनशिप्स। इस सिचुएशन में जनरली मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। बट अगर हाँ, अगर दोनों की कुंडली में इस प्रकार का योग मिल रहा है तो एक बार को सोचा जा सकता है कि इट कैन बी कंट्रोल्ड। जैसे मंगल दोष का भी कंट्रोल है, कि अगर मंगल है, मंगल प्रभाव डाला है 7th हाउस पे, तो अगर लड़की की कुंडली में भी कोई सूर्य शनि केतु इस टाइप के ग्रह 7th हाउस पर इफेक्ट डाल रहे हैं, तो अप टू सम एक्सटेंड वो मंगल को बैलेंस कर लेंगे। तो अगर निगेटिव प्रभाव इक्वल हैं दोनों के 7th हाउस पे, तो हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं। अच्छा। तो ये एक चीज है ना। दोनों के अष्टक वर्ग में 7th हाउस को कितने पॉइंट्स मिले हैं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। अगर दोनों को आसपास के पॉइंट्स मिले हैं, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, ऐसा नहीं किसी का 31 है और दूसरे का 23 है, ऐसा नहीं, 31 है या 30 मिल जाए या 32 मिल जाए, 29 मिल जाए, चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में भी क्या होता है कि एक पार्टनर जिसके ज्यादा पॉइंट्स है वो फ्रस्ट्रेट रहेगा, फिर जिसके कम है तो उसको तो लाइफ में है ही प्रॉब्लम, ठीक है, उसको तो पता। 28 पॉइंट्स एवरेज माने जाते हैं अष्टक वर्ग में। 28 के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव दिखाते हैं। तो 29, 30, 31, 32, ये अगर 40, 45, 50, ये अगर पॉइंट्स इतने तक भी जा रहे हैं तो वो मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाते हैं। तो अगर 28 से ऊपर 30 के आसपास कहीं कहीं भी पॉइंट्स मिलेंगे, दैट मीन्स के दैट मीन्स के मतलब आज तो वो अच्छी मैरिज है उस व्यक्ति की। लेकिन अगर उसको ऐसे व्यक्ति के साथ मैच करा दोगे जिसके पॉइंट्स बहुत कम हैं, तो वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट रहेगा। तो इन जनरल तो हम यही कोशिश करते हैं कि दोनों के आसपास के पॉइंट्स हों, उन्हीं को मैच कराया जाए। बट अगेन प्रश्न वही रहता है कि कितने फिल्टर लगाएंगे। एक और फिल्टर है कि अगर दोनों के 159, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, अगर इनकी लग्न इस प्रकार से एक दूसरे से मतलब इस प्रकार से संबंध बना रही है, यानी लड़के का मान लो वृष है और लड़की का ये आ जाए, कन्या आ जाए या मकर आ जाए, तो ये सिचुएशन पॉजिटिव है। लग्न लग्न चंद्रमा नहीं, चंद्रमा हो जाएगा तो अगेन वो दोष आ जाएगा, भकुट दोष आ जाएगा। तो लग्न, लग्न इस प्रकार देख सकते हैं। लग्न में क्या करना? लग्न से 5वें या 9वीं या सेम लग्न दोनों की हो, तो वो एक सपोर्टिव है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमने लगाया। तो एक और पॉइंट मैं बताना चाह रहा था। तो आप ना, अच्छा ये मैं बताना चाह रहा था, हमेशा ये, क्योंकि हम सभी कर्म के बंधनों से जुड़े हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी और आपकी पत्नी की कुंडली में या आपके किसी भी रिश्तेदार की कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो एग्जैक्टली कॉमन, जो मैच करता हुआ मिलेगा। यानी जैसे आप अपने अपनी कुंडली देख रहे हैं, आपके 7th हाउस में जो भी प्लैनेट है, हो सकता है आपकी पत्नी के लग्न में वो प्लैनेट मिल जाए आपको। अगर इस प्रकार से कुंडली मिल जाती है सपोज मैच कराते समय, दैट मीन्स कि कुछ ये कार्मिक बंधन है यहाँ पे। एग्जैक्टली सेम 7th हाउस की जो आपकी लग्न है, जो आपका 7th हाउस में जो राशि है, वही आपकी मतलब जो कुंडली दिखाने आए हैं वही लड़की की लग्न दिख जाए, या लड़की के केस में लड़के की लग्न ऐसी दिख जाए, तो मतलब ये कार्मिक एक बंधन हो सकता है। इसके अलावा भी है, जैसे कि
आप हमेशा देखिए किसी भी रिश्तेदार का आपका मैच कर जाएगा, जैसे कि मेरा जो अ, हाँ, मेरा जो सेकंड चाइल्ड है, मेरे 10th, मेरे 7th हाउस में जुपिटर है, डेबिलिटेटेड। ओके, डेबिलिटेटेड जुपिटर है। तो 7th हाउस सेकंड चाइल्ड का भी होता है। तो सेकंड चाइल्ड के 10th हाउस में जुपिटर है। मेरे 7th हाउस में नंबर 10 में जुपिटर है, मेरे सेकंड चाइल्ड के 10th हाउस में जुपिटर है। 9th हाउस इज, सॉरी, सेकंड चाइल्ड इज 7th हाउस। 7th हाउस, तो वहां पर मकर राशि में जुपिटर बैठा है, यानी नंबर 10 में जुपिटर बैठा है। अब मेरी कुंडली के, मेरे बेटे की कुंडली के 10th हाउस में जुपिटर बैठा है। अच्छा, उसकी कुंडली में, ओके। हम्म। तो आप अगर अपने रिश्तेदारों की कुंडली देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा मैच मिल जाएगा, कुछ ना कुछ। जैसे कि मेरे बेटे के 9th हाउस में, मेरा जो बड़ा बेटा है उसके 9th हाउस में 9th लॉर्ड बैठा हुआ है, ठीक है। मरकरी अपनी राशि में बैठा हुआ है एक्सॉल्टेड 9th हाउस में, राहु के साथ। मेरी कुंडली में मेरा लग्नेश लग्न में ही बैठा हुआ है, यानी उसकी कुंडली में उसके पिता के हाउस में पिता का हाउस का स्वामी बैठा हुआ है। मेरी कुंडली में जो पिता हूं मेरी कुंडली में लग्नेश लग्न में है। अच्छा। तो ये एक आपको अपने सभी की कुंडली में जो रिश्तेदार है उनकी कुंडली में आपको इस प्रकार से मिलेगा। आपका और आपकी पत्नी के बीच में भी कुछ ऐसे ही रिलेशनशिप मिलेगा तो कुछ। मार्स सैटर्न है लग्न 7 में। अच्छा, बिकॉज कार्मिक है ना ये, तो वो मिलना ही मिलना है। तो अगर इस प्रकार से मिल जाता है, इट्स गुड। दैट मीन्स अगर किसी की कुंडली मैच करा रहे हो ऐसे कहीं आपको दिख जाता है, दैट मीन्स वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, है ना। कभी कभी लोग लव मैरिज करने का मन बनाते हैं और बाद में फिर कुंडली भी मैच कराते हैं। तो अब अब ऑलरेडी उनका लव अफेयर चल रहा है और एस्ट्रोलॉजर के पास कुंडली लेके आ रहे हैं। तो उस केस में अब एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा, सच्चाई बताए या सच्चाई ना बताए? क्योंकि सच्चाई बताएगा तो भी बुरा बनेगा, सच्चाई नहीं बताएगा तो कल बुरा बनेगा, कल को जाके बुरा बनेगा। अब उसको दिखता है कि सपोज कि इन दोनों की मैरिज चलने वाली नहीं है, वो बोलेगा कि नहीं आपकी मैरिज नहीं चलेगी, तो अभी वो गाली देके जाएगा, मतलब सोच के जाएगा क्या बेकार है। सम पीपल कम टू एस्ट्रोलॉजर जस्ट सो दैट एस्ट्रोलॉजर विल से यस टू एवरीथिंग। तो एक माता जी आई थी, उन्होंने मुझे कुंडली दिखाई और मैंने उनकी बेटी बेटी की कुंडली दी। मैंने बताया कि बहुत अच्छा कैरियर है उसका, सब सब क्योंकि प्लैनेट्स बहुत अच्छे थे, इवन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी थी। तो मैंने बताया तो माता जी बाद में बोल गई, प्रभु जी थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा बताते हैं। तो मैंने उनको बोला माता जी कुंडली अच्छी थी इसलिए मैंने अच्छा बताया, कल को मैं बुरा बताऊंगा तो आप बोलेंगे बुरा बताते हैं। तो ये तो कुंडली की बात है कि सब कुछ अच्छा था इसमें इसलिए मैंने अच्छा बताया है। तो इट्स नॉट दैट कि एस्ट्रोलॉजर क्योंकि अच्छा बता रहा है सब कुछ इसलिए वो अच्छा है। तो एस्ट्रोलॉजर अगर गलत कुछ बुरा भी बता रहा है तो भी अच्छा है, क्योंकि वो सच्चाई आपको बता रहा है। एंड ये सच्चाई बताना भी जरूरी है एट टाइम्स, क्योंकि अगर आप सच्चाई नहीं बताओगे तो कल को लोग आपकी ज्योतिष पे भी प्रश्न उठाएं, ज्योतिष शास्त्र पे ही प्रश्न उठा देंगे। लेकिन पैलेटेबल तरीके से बताना है उसको, जिसको व्यक्ति हजम कर सके, थोड़ा उसको आइडिया भी लग जाए कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, और उसको बुरा भी ना लगे, उसको ऐसा हर्ट भी ना हो। तो जनरली तो हम इसी प्रकार से बोलते हैं, जितना पोलाइटली हो सके वो यही समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए बहुत अच्छा इसमें मैच नहीं लग रहा है, अगर आप मुझे कोई और कुंडली लेकर आएंगे तो हो सकता है इससे बहुत अच्छा मिल जाए।
तो बोलने के अलग अलग तरीके हैं, तो एस्ट्रोलॉजर को अलग अलग तरीके से बोलकर अपनी बात को कन्वे करना है बेसिकली। मुझे लगता है इससे अच्छा भी हो सकता है। या तीन चार हॉरोस्कोप दिखाए सभी खराब हैं, तो तीन चार दिखाने के बाद लगने लगता है अरे यार सब खराब बोल दूंगा, तो पता नहीं सामने वाले को क्या लगेगा कि सब तो ये रिजेक्ट किए जा रहा है। तो फिर मैं उनको कैटेगरी में कर देता हूँ कि आई थिंक इन सारे में अगर कहा जाए तो वो वाला बेस्ट है, बट फिर भी मुझे लगता है इससे भी बेस्ट हो सकता है, कोई बेटर हो सकता है, मिल जाएगा आपको। तो आपको विभिन्न तरीके अपनाने पड़ेंगे अपनी बात को कन्वे करने के लिए, ताकि व्यक्ति को समझ में आ जाए, मैसेज कन्वे हो जाए। तो दिस इज हाउ वी हैव टू ट्राई टू फिक्स मैच। जनरली 70-80% भी अगर किसी के प्रेडिक्शन सही जाते हैं तो उसको सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर माना जाता है। और अगर किसी डिक्टम को आप यूज करते हैं, कोई प्रिंसिपल को आप यूज करते हैं, अगर 70-80% चार्ट्स पे वो सही बैठ रहा है तो आप उसको सही मान सकते हैं। तो क्योंकि चार्ट्स आपके पास सही है कि नहीं है इसका भी प्रश्न रहता है, लेकिन अगर 70-80% बैठ रहा है तो आप उसको सही मान सकते हैं। तो ये मैच मेकिंग का जहां तक है, हम और कुछ आपके दिमाग में मैच मेकिंग से रिलेटेड जो आप पूछना चाहो? तो लव मैरिज के केस में मैं बता रहा था, हाँ, तो लव मैरिज के केस में क्या होता है कि यदि कोई कुंडली मैच करवाने आता है तो जनरली मैं ये कहता हूं कि देखिए, क्योंकि आप दोनों ऑलरेडी प्रेम में हैं, इसका मतलब यह है कि आपका एक दूसरे के प्रति ऋण बाकी है, तभी आप एक दूसरे के प्रेम संबंध में आए। क्योंकि आपका ऋण बाकी है, इसलिए आपने ऑलरेडी एक दूसरे को पसंद किया है, तो आपको कुंडली पर फिर उतना ध्यान देना नहीं चाहिए। कुंडली मिल रही है नहीं मिल रही है उसको असाइड रख के अब आपका जो कर्मा है उस पाथ पे आप निकल ही चुके हो। क्योंकि मेरे हिसाब से कुंडली, क्योंकि लोग कहते हैं कि जैसे एक मेरे पास रिसेंटली आए तो उन्होंने कुंडली दिखाई, वो एक साल पहले भी प्रभु जी आए थे मेरे को कुंडली दिखाने के लिए वो वाली, तो तब मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो उस समय क्या था कि वो अरेंज मैरिज के लिए वो कुंडली दिखाने आए थे, तो मैंने रिजेक्ट किया था। अभी वो कुंडली दिखाई उन्होंने, तो उस लड़की से वो एक साल से बात कर रहे हैं, ऑलरेडी दोनों के बीच में कमिटमेंट हो चुका है। तो अब मैंने कुंडली देख के उनको बताया कि क्या क्या चीजें अच्छी हैं, किस हिसाब से अच्छी हैं दोनों के बीच में। अगेन कर्क राशि सिंह राशि की वो थी, तो कर्क राशि सिंह राशि, मैंने कहा प्रेम तो अच्छा रहेगा आपके बीच में, लेकिन एक अग्नि है, हाँ, तत्व भी आपको देखना है, ये मैं बताना भूल गया। तो आप लड़के और लड़की कुंडली में किस तत्व की राशि है, अग्नि तत्व की जल तत्व की अगर राशि है तो वहां पर प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि एक अग्नि का स्वभाव का रहेगा, उसके एंगर और ये सब चीजें थोड़ी ज्यादा रहेंगी, इमीडिएटली उसको ईगो हर्ट हो जाएगा जल्दी, अग्नि तत्व वाले का, 159 वाले जो भी है। तो अगर दूसरा जल तत्व का है 4-8-12, तो वो ज्यादा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, तो उनका यहाँ नहीं बनता है। प्रेम लेकिन रहता है बहुत। तो मैंने उनको बोला कि भाई प्रेम तो रहेगा, लेकिन दोनों के टेम्परामेंट में बहुत डिफरेंस रहेगा। फिर उनका यही प्रश्न था कि प्रभु जी पिछली बार जब मैं आया था तो आपने उसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया था, अभी आप तो मना नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा पिछली बार आप अरेंज्ड मैरिज का लेकर आए थे, इसलिए मैंने मना किया था। इस बार आप इसको लव मैरिज का लेकर आए हैं, ऑलरेडी आपने कमिटमेंट किया, आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप बन गया, मतलब आप दोनों एक दूसरे के ऋण में पहले से ही बंधे हुए हैं, अब ये सिद्ध हो गया है। तो यानी अब क्योंकि ऋण में बंधे हुए हैं तो उसको चुकाना है किसी तरीके से, तो ये जो विवाह है वो एक दूसरे का ऋण चुकाने के लिए ही। तो आपके जीवन में लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि उनका कुछ ऋण बाकी है, ऋण चुक जाता है तो वो निकल जाते हैं, चले जाते हैं। कभी इनके पेरेंट्स भी आते हैं कि लड़की किसी के लव अफेयर में ऑलरेडी है, तो मतलब वेदर शी विल बी सक्सेसफुल इन मैरिज विद दैट पर्सन, तो उनका 2-3 साल से रिलेशनशिप ऑलरेडी है, सो वेदर शी शुड गेट मैरिड और नो, तो उनको जनरली वी कैन देन रेकमेंड लव मैरिज।
लव मैरिज है तो हम ये कहते हैं कि देखिए ज्यादा कुंडली देखिए मत, क्योंकि हम कुंडली देंगे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर बता देता हूँ मोटा मोटा कि हाँ ये देखिए बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन लव मैरिज है तो क्या कर सकते हैं आप देख लीजिए। क्योंकि ऑलरेडी इनका ऋणानुबंधन है, अब वो चल चुका है, उसकी साइकिल अब घुमा दी इन्होंने। अब पहिया घुमा दिया, अब थोड़ी देर तो वो घूमेगा वो, तो अब उसको घूमने दो जब तक है। अच्छा है, अगर लंबा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चल रहा है तो वो उनका कर्मा है वो ऑलरेडी। तो इसी तरीके से उसको टैकल करना है। तो मैच मेकिंग थोड़ा सा सेंसिटिव फील्ड है, बाकी चीजें तो आप बता दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैच मेकिंग कराने में हमेशा थोड़ा सावधान। जैसे मेरे एक एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड, तो वो जो है जीवनसाथी.com के परमानेंट मेंबर की तरह हो गए थे। उनका 3-4 साल लगातार उन्होंने इतने हॉरोस्कोप, इतने प्रपोजल्स मैच किए, तो जो है मेरे पास ही आते थे वो हमेशा। तो बहुत सारे, और किसी ना किसी कारण से लुक्स पे उनका बहुत फोकस था, लुक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो आप कुंडली देख के लुक्स पे भी बता सकते हो कि हाँ लुक्स कैसे होंगे। तो लुक्स पे उनका बहुत फोकस था। खैर आजकल फोटोज तो पहले ही देख लेते हैं लोग, तो इस वजह से ही बहुत सारे रिजेक्ट कर दिए थे। फाइनली जाके 3-4 साल बाद उन्होंने शादी की, और उसके बाद जो है उनकी शादी में पुलिस भी आ गई फिर बाद में, ऐसी सिचुएशंस भी आई। फिलहाल तो ठीक चल रहा है सब। अब जो है ही हैज एक्सेप्टेड कि उनको जो है थोड़ा दब के रहना है लाइफ में, तो अभी ठीक चल रहा है उनका। बट इतना करने के इतने फिल्टर लगा के अल्टीमेटली वो व्यक्ति आपको मिला जिसके साथ आपका कर्मा बना था, जिसे आपको देना था कुछ ना कुछ ऋण आपका बाकी था वो चुकाना था, तो वो व्यक्ति आ जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए एस्ट्रोलॉजर केवल निमित्त मात्र है, केवल निमित्त, निमित्त मात्र भव सभ्य साची, भगवान जो कह रहे हैं। तो हम क्या है, एस्ट्रोलॉजर निमित्त बन जाता है केवल। कभी अच्छे उसके लिए निमित्त बन जाता है, कभी खराब उसके लिए निमित्त बन जाता है, लेकिन जो चीज डेस्टाइन्ड है वो होती है। अगर डेस्टिनी में ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से इसका रिजल्ट, उसका रेमेडी मिल जाएगा, तो हो सकता है उसी समय वो आपके पास आए। एंड आपका भी निमित्त अच्छा है, आपके भी ऐसी डेस्टिनी है कि उस समय आपके भाग्य में कुछ नेम फेम लिखा है, तो आपने बता दिया और हो गया काम, तो आपको नेम फेम मिल गया। तो दैट्स व्हाई वी शुड नॉट बी अटैच्ड विद अवर सक्सेसफुल प्रेडिक्शंस, एंड वी शुड नॉट बी अवर्स टू अवर अनसक्सेसफुल प्रेडिक्शंस बोथ। तो बहुत दुखी भी सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाए। बट मेहनत हमें पूरी करनी पड़ेगी, हमें उसकी पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी। जितने चार्ट्स देखने हैं आप चार्ट्स देख लीजिए, आपके जितने रिश्तेदार हैं, आपके माता पिता हैं, उनकी कुंडली मैच देख लीजिए, आप अपना कुंडली मैच देख लीजिए, अपने भाई बहनों का, रिश्तेदारों का, सबका कुंडली मैच देख लीजिए, जितना आपको, जिनके बारे में पूरा पूरा पता है। तो जितना आपको सेल्फ स्टडी करना है इनके थ्रू कर लीजिए, ताकि आपको वो, जब आप मैच मेकिंग कराएंगे तो आपको ये आइडिया रहे कि मुझे किस प्रकार से करना है। बाकी यू नो डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन कृष्णा, कृष्णा विल टेक केयर। तो दैट्स वाई जब हम शुरू में प्रार्थना करते हैं तो फिर गुरु महाराज से वही आशीर्वाद लेते हैं कि प्लीज गिव मी सम इंटेलिजेंस एट दिस टाइम, कि मैं इन इन भक्तों की कुछ सेवा कर सकूं। तो बाकी तो उन्हीं के हाथ में, अभी जो होना है वो मेरा भी कर्मा है उसमें कि ऐसे केस आते हैं प्रभु जिनमें माता जी या प्रभु जी कोई भी एक जिनकी शादी ही नहीं हो रही है, तो मतलब मैच हो ही नहीं रहा है या उनके एक्सपेक्टेशंस मैच ही नहीं हो रहे, तो उनके लिए फिर क्या करना चाहिए? फिर जिनके नहीं हो रहे हैं तो पहले तो आप ये देखिए कि उनका कहाँ गड़बड़ है, सेवेंथ हाउस में क्या गड़बड़ है। कुछ कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके में योग ही नहीं है, नहीं होनी है शादी, कभी ऐसा भी हो सकता है। तो बोल दीजिए कि आपकी कुंडली में शादी का योग तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं बन रहा है। तो ये बता सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बनेगा, तो आप बता दीजिए कब बनेगा, ये बता दीजिए। पहले आप ये प्रिडिक्ट कीजिए कि कब बना था, कहीं चांसेस बने थे, अगर आपने देखा आपको लगा कि इनके कहीं तो अब तक तो हो जाना चाहिए, तो आप देखिए वो सिचुएशन कब बनी थी।
पूछिए कि इस समय शादी का कुछ प्रपोजल आया था, कुछ फाइनलाइजेशन तक पहुंचा था, नहीं हुआ होगा, हाँ वो बता देंगे। तो फिर अगर कहीं बनने का योग है, कि आप बता दिए कि इस साल में एक बनने का योग है, अगर वो है तो अच्छी बात है। अगर नहीं, और अगर, तो कई बार प्रेडिक्शन ऐसे देना पड़ता है कि इससे इसके बीच में शादी का योग बन रहा है, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर 4 साल बाद, नहीं तो फिर नहीं, नहीं बनेगा फिर। तो एस्ट्रोलॉजर को इस प्रकार से बताना पड़ता है। और आपको कुछ लगता है तो रेमेडीज, अगर आपको लगता है कि 7th हाउस की रेमेडीज की जा सकती है, तो आप रेमेडीज बता दीजिए 7th हाउस एक्टिवेट करने के लिए। तो 7th हाउस एक्टिवेट कैसे होगा? वीनस एक्टिवेट करवा सकते हैं, वीनस जिस राशि में बैठा उसको एक्टिवेट करवा सकते हैं, 7th हाउस को एक्टिवेट करवा सकते हैं। अब जैसे मेरी क्लोज रिलेटिव है, उसकी शादी नहीं हो रही है, सारे एक्टिवेशन करवा के देख लिए, नहीं हो रही है, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास भी ले गए, नहीं हो रही, नहीं हो रहा है उसका कुछ सोल्यूशन अभी तक। तो 2 साल से तो वो कोशिशें काफी कर ली, नहीं हुआ। बट स्टिल वी हैव टू ट्राई, वी हैव टू डू अवर ड्यूटी, कि एज एस्ट्रोलॉजर वी हैव टू टेल कि आप ऐसे जो है रेमेडी करके देखिए। रेमेडीज भी डिपेंड करती है कि व्यक्ति कितने विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ उनको कर रहा है। अगर कर रहा है तो हो सकता है कि वो कृपा मिल जाए और बात बन जाए। तो बेस्ट है कि सच बता देना कि नहीं है, अगर कुंडली में योग तो ठीक है, नहीं है। और कभी कभी ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ योग बनता है कभी किसी कुंडली में, तो वो योग बन रहा है कि इस प्रकार का नहीं आ रहा है, इस प्रकार का समय आ रहा है कि योग बनने वाला है, तो वो समय निकाल के आप बता दी कि इस समय योग बनेगा। तो लोग डायरेक्शन भी पूछते हैं कि लड़की किस डायरेक्शन में मिलेगी, ऐसी सिचुएशन में पूछते हैं कि लड़की किस डायरेक्शन में मिलेगी, या उसके नाम का फर्स्ट लेटर क्या है। तो ये है, ये विषय भी है, ये गूढ़ विषय है थोड़े, कि आप डायरेक्शन देखने के काफी तरीके हैं। एक तो जैसे 7th हाउस लॉर्ड कौन सी राशि में जा रहा है, तो आपको राशियों की डायरेक्शन सब पता है, वो सब हमने डिस्कस किए हैं। 7th हाउस लॉर्ड जहां जा रहा है उसकी राशि देख लीजिए, उससे भी आप बता सकते हैं। केपी में कुछ, केपी जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें कुछ तरीके हैं कि कस कौन सा है वो, सब लॉर्ड 7th हाउस, कुछ सब लॉर्ड। ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़े थे, लेकिन पूरा कष्ट क्या है, सब लॉर्ड्स क्या है, पता नहीं। तो वो थोड़ा कंसेप्ट है उसमें भी, कि वो सब लॉर्ड की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में। बट ये अगेन टेस्टिंग का विषय, इसमें ऑफ कोर्स विलेज एस्ट्रोलॉजर्स काफी कुछ एक्सपर्ट होते हैं ये सब बताने में। लाइक मेरे दादाजी जो थे, वो ये बता देते थे कि आप कहाँ पर कुआं खोदेंगे तो जल्दी पानी मिल जाएगा। हम्म। डायरेक्शन में बता देते कि इस जगह पे कुआं खोदो जल्दी पानी मिल जाएगा। तो ऐसे आपको इसमें जो हमारे टेक्स्ट है ना वो पढ़ने पड़ेंगे, जो हमारे शास्त्र हैं, हम्म। शास्त्र में सबका दिखा लिखा हुआ है। इवन यहाँ तक लिखा हुआ है, जब जैसे कोई स्त्री प्रसव को जन्म दे रही, किसी बच्चे को जन्म दे रही है, तो उसके आसपास कौन होगा उस समय, वो भी बता सकता है। उसका जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसके पिता आसपास थे या नहीं थे, हम्म। बारिश हो रही थी नहीं हो रही थी, भगवान कृष्ण का हॉरोस्कोप देखिए आप, कि जब पैदा हुए तब बारिश हो रही थी जोरदार। तो कौन से मंथ में, अगस्त, डेफिनेटली अगस्त सितंबर के आसपास ही आता है। तो ये सब ये उसमें मंडेन में आ जाता है, एक्चुअली मंडेन एस्ट्रोलॉजी जिसको कहते हैं। इवन दिस अर्थक्वेक्स, एनी कैटास्ट्रॉफी, ये जो होते हैं नेचुरल कैलामिटीज जितनी है, तो मंडेन में आ जाते हैं। तो ये सब पढ़ना है डेफिनेटली, आप ये सब पढ़ना पड़ेगा पहले, अभी बेसिक्स में हुई ये बात की चीजें, एंड मंडेन वगैरह हमें अभी करने की जरूरत नहीं है। मंडेन का हम क्या करेंगे, आपको फेम फेम चाहिए तो हो सकता है आप मंडेन कर सकते हैं। मैंने भी कई बार सोचा है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं सोचा कि हाँ कुछ प्रिडिक्शन किए जाए, लेकिन ठीक है। जैसे अभी कोई, यही रहता है, ये दो ही रहते हैं नीड्स, ये मैरिज का रहता है और करियर का रहता है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट पीपल डोंट हैव मेनी क्वेश्चंस।
बच्चे का क्या करियर डायरेक्शन में जाएं, बस जॉब करें, बिजनेस करें, ये तो हमेशा ही रहते हैं, और मैरिज। इसीलिए के एन राव जी कहते हैं, उनकी मदर कहती थी, उनकी मदर बहुत ग्रेट एस्ट्रोलॉजी थी, तो वो कहती थी कि यदि आपको एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च करनी है तो आप मैरिज और कैरियर और बच्चों का, इन सब से दूर हो जाइए, ये सब करना बंद कर दिए, तब आप रिसर्च कर पाओगे। क्योंकि क्योंकि आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा, लोग आते रहेंगे, और ये आने जाने का सिलसिला बंद ही नहीं होता है, कोई ना कोई हर अनलिमिटेड, इंडिया की पॉपुलेशन ही देख लो कितनी है। तो ये सवाल तो कभी बंद होने वाले नहीं है। तो आप जब तक एस्ट्रोलॉजी करोगे तब तक ये सवाल चलते रहेंगे। आप कितने भी जन्म लेके आ जाओ, हम तो जन्म नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन कितने भी जन्म लेके आ जाओ, ये सवाल तो कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि अभी कलयुगी 4,27,000 साल बाकी है। फिर उसके बाद तो और साइकिल तो चलती रहेगी। आई थिंक आज मैंने एक्चुअली कुछ स्पेसिफिक तैयारी नहीं की थी इसके लिए, बट इट जस्ट केम के मैच मेकिंग आता है, तो मैंने इसलिए इसके बारे में चर्चा कर दी। तो आई होप इससे काफी कुछ आइडिया लगा होगा आपको। एंड इसका कोई मेरे पास पीपीटी वगैरह ऐसा मैंने नहीं बनाया है, इसके आप इसी वीडियो से ही नोट्स बना लीजिएगा, और ये काम करना चाहिए। अच्छा, और एक मुहूर्त सिलेक्शन है, मुहूर्त सिलेक्शन भी हम करते हैं। तो मुहूर्त सिलेक्शन में शादी का मुहूर्त बेसिकली, जनरली जब जब आपने शादी मैच करा दी एक बार, तो नेचुरली नेक्स्ट वो आपके पास फिर आएंगे कि शादी का मुहूर्त निकाल दीजिए। तो आप किसी भी पंचांग को उठाइए, या दृक्पंचांग.com में आप विवाह मुहूर्त देख लीजिए, उस प्लेस को डाल दीजिए जिस जगह शादी करनी है, वहां प्लेस चेंज कर दीजिए, तो वहां के हिसाब से शादी विवाह मुहूर्त दिखाएंगे। अब विवाह मुहूर्त देखने के पंचांग में अगर आप देखेंगे, तो पंचांग में एक कॉलम होता है कि लड़के की राशि और लड़की की राशि के हिसाब से कौन कौन से समय मैच कर रहे हैं, कौन कौन सी डेट सही है। पंचांग, हाँ एक मिनट। तो जैसे ये पंचांग है, ये श्री ब्रजभूमि पंचांग है ना? ये वृंदावन उसी साइड बनता है, ब्रजभूमि कार्यालय, ये दिल्ली में है एक्चुअली। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार से मिलेगा, विवाह के लिए शुभ समय, अंग्रेजी मास तारीखें। इसमें एक तरफ लड़कों के विवाह हेतु शुद्ध समय, और दूसरी तरफ लड़कियों के विवाह हेतु शुद्ध समय, दो कॉलम आपको मिल जाएंगे। अभी इसमें जैसे लड़के की मेष राशि और लड़की की आपने कर्क राशि देखी, तो अप्रैल में, क्योंकि ये हमारे संवत्सर के हिसाब से है, तो अप्रैल से शुरू होगा, तो 21, 22, 23, 24, 27 है। कर्क राशि में 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 है। तो कॉमन जो मिल गई वो आप सीधे सीधे बता सकते हैं। तो पंचांग में ये सिंपल है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही निकाल के रखे हुए। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरे जो मैं यूज करता हूं वो भी मैं आपको बताता हूं। दूसरा मैं यूज करता हूं नक्षत्रों के हिसाब से। हम्म। तो नक्षत्र जो होते हैं उनको नौ नौ नक्षत्र की एक कैटेगरी में मान लेते हैं। 27 नक्षत्र हैं टोटल। तीन नक्षत्र के, प्रत्येक तीन नक्षत्र का एक स्वामी होता है। तो जैसे केतु है, वो अश्विनी, मघा, मूला, ये तीन नक्षत्रों का स्वामी है। ठीक है, तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, ये नौ नक्षत्र आ जाएंगे।
तो इनमें तारा बल करके नक्षत्र का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो तारा बल में आपको 9 जो, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हाँ, तो ये जो 9 नक्षत्र हैं, ये जो अश्विनी से लेकर आश्लेषा तक, इनके सबके अलग अलग स्वामी हैं। अब हम क्या करते हैं कि तारा बल के हिसाब से तो 9 कैटेगरी रहती हैं: जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यक, साधना, नैधन, मैत्र, परम मित्र, मित्र एंड परम मित्र। तो ये 9 है। तो उनमें जो शुभ होते हैं, तो आप जैसे, आपका जो नक्षत्र, आपका क्या नक्षत्र है? विशाखा। तो विशाखा नक्षत्र यानी गुरु का नक्षत्र है। तो इस नक्षत्र को फर्स्ट नक्षत्र माना जाएगा, आपके लिए नंबर 1 दिया जाएगा। तो नाउ विशाखा यानी गुरु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, ये साइकिल है। इसको रट लीजिए, लव टू मगअप। यही यही जो साइकिल होती है, दशा सिस्टम में वगैरह भी यही दशा होता है। सिस्टम में यही साइकिल होती है, क्योंकि दशा सिस्टम भी नक्षत्रों के अनुसार ही चलते हैं। तो गुरु से लेकर राहु तक 1 2 3 4 इनको नंबर दे दीजिए। इनमें जो नंबर 2 होता है संपत, फिर नंबर 4 होता है क्षेम, फिर नंबर 6 होता है साधना, देन 8 होता है मित्र, 9 होता है परम मित्र। तो ये जो तारे होते हैं वो शुभ होते हैं। तो आप विवाह का दृक पंचांग में जाइए, दृक्पंचांग.com में, वहां पर विवाह के मुहूर्त देखिए। तो आपको यहां से क्या पता लग जाएगा कि आपके जन्म नक्षत्र के लिए कौन कौन से शुभ हैं। 2 4 6 8 9, सिंपल याद रखो इसको। 2 4 6 8 9, संपत, क्षेम, साधना, मित्र एंड परम मित्र। 2 4 6 8 9। तो 2 4 6 8 9 में जो जो पढ़ेंगे ग्रह, जो जो पढ़ेंगे ग्रह, उनके नक्षत्रों की तिथि आपके विवाह के लिए शुभ रहेगी, ठीक रहेगी। ओके। अब लड़की का इसी प्रकार आप देखिए, उनके लिए कौन सी शुभ रहेंगी। इनमें से दोनों के कॉमन ग्रह आ जाएंगे, उनके नक्षत्र शुभ हो जाएंगे। तो आपके लिए 2 4 6 8 9 वाले जो नक्षत्र हैं, उनके नक्षत्र के स्वामी आप देख लीजिए। और लड़की के जो नक्षत्र हैं, लड़की के जन्म नक्षत्र से 2 4 6 8 9 कैलकुलेट कर लीजिए, उनके कौन कौन से नक्षत्र के स्वामी शुभ हैं। अब इन दोनों के जो कॉमन मिल जाएं, वो 2 या 3 ग्रह ऐसे मिल जाएंगे जो कॉमन होंगे। नहीं समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा होता है कि मेरा वाइफ का जैसे जस्ट नेक्स्ट नक्षत्र है। तब भी मिलेगा, तब भी मिलेगा। 2 4 6 8 9 कैलकुलेट करना है आपको। तो वाइफ का अनुराधा है ना। हम्म। आपके कौन कौन से हो गए? गुरु से शुरू किया है तो शनि हो गया, हम्म। केतु हो गया, शनि, सूर्य। केतु,
सूर्य, सूर्य, मंगल, राहु। गलत, राहु। हाँ। तो ये आपके लिए शुभ हो गए, शनि, केतु, सूर्य, मंगल, राहु। अब अनुराधा कहां से शुरू होगा? शनि से शुरू होगा। हम्म। तो ठीक है। बुध, बुध, उसके बाद शुक्र, अ, हाँ, शुक्र, चंद्र, चंद्र, राहु और बृहस्पति। राहु, गुरु। तो राहु तो कॉमन मिल रहा है। परस्परम। तो स्वाति नक्षत्र आपको विवाह के लिए एक मिल ही जाएगा इस हम्म। केस में। अब यहाँ एक और चीज देख सकते हैं कि जो राशियां पड़ रही हैं वो दोनों, इन दोनों की राशि से 6, 8, 12 ना पड़े। उस दिन जो राशि पड़ेगी, मानो स्वाति नक्षत्र है, तो कौन सी राशि होगी चंद्रमा की? तुला राशि होगी। स्वाति मतलब तुला राशि होगी। तो जनरली तुला, आई थिंक ये भी हो सकती है, ये भी वर्गो भी हो सकती है, कन्या, कन्या या तुला। क्योंकि ये अश्विनी, भरणी, कृतिका, तो कृतिका का एक चरण इधर पड़ता है और 3 चरण और पड़ते हैं। तो ठीक है, जो भी राशि हो, तो वो राशि 6, 8, 12 में नहीं होनी चाहिए। 6 से 12 में किस, कहाँ पे मेरे चार्ट में? आपके जन्म चंद्रमा से और उनके जन्म चंद्रमा से। अच्छा। तो दोनों के जन्म चंद्रमा से वो 6, 8, 12 में ना हो। ठीक है। तो वो ऐसा अच्छा रहे, फिर वो इस प्रकार का विवाह, वो जो मुहूर्त है वो अच्छा रहेगा। और फिर उस राशि से रिलेटेड दीर्घ पंचांग में मुहूर्त देखने की, मतलब डेट्स देखने की कौन से है? पहले डेट्स देखिए। अच्छा, पहले डेट्स देखने, ओके। तो पहले आपको अभी पता चल गया, 3 वो पता चल गए, या एक ग्रह पता चल गया, मान लो राहु अभी पता चल गया, एक ही राहु ही मिला। तो हम्म। राहु की जितनी राशि, जितने दिन आ रहे हैं राहु के नक्षत्र के, स्वाति नक्षत्र का आ रहा है, आर्द्रा नक्षत्र का आ रहा है, या फिर और कौन सा हो गया, श्रवण, शतभिषा, तो तद्विषय। शतभिषा नक्षत्र का आ रहा है। तो अगर इनमें से किसी नक्षत्र के आ रहे हैं विवाह के मुहूर्त, तो लगा लीजिए। अब ये देखिए कि इनमें कोई 6, 8, 12 तो नहीं पड़ रहे हैं, या राहु में अगर 6, 8, 12 ही पड़ रहे हैं, कोई और ग्रह में नहीं पड़ रहे हैं, तो वो वाला सेलेक्ट कर लीजिए। यानी 2 ग्रह अगर मिल जाए ऐसे तो। हालांकि जैसे अब आपके लिए इनका जैसे योर वाइफ, फॉर योर वाइफ, योर्स विल बी सेकंड, फॉर यू योर वाइफ विल बी सेकंड। हम्म। ठीक है। और उनके लिए आपका परम मित्र हो जाएगा। आप, आपके लिए उनका संपत्ति में पड़ा, उनके लिए आपका परम मित्र में पड़ा। ये भी एक उसमें होता है ना, ग्रह मैत्री जब कराते हैं तो ताराबल उसमें भी आता है। तो वो बहुत ही पॉजिटिव है एक्चुअली, 2 और 9। 2 और 9 पड़ेगा या फिर 2 और 8। ओके। एंड हाँ, करेक्ट, संपत एंड परम मित्र। तो ये दोनों के लिए बढ़िया है। तो इन जनरल आपके बीच में प्रेम सौहार्द बना रहेगा, क्योंकि एक दूसरे के सपोर्टिव तारा हैं। तो ये एक चीज है मुहूर्त निकालने के लिए। तो इसका मुहूर्त में काफी यूज किया जाता है। मुहूर्त दोष का परिहार भी किया जाता है, अगर मुहूर्त ठीक नहीं आ रहा है तो वो भी करते हैं। और जो मुहूर्त का चार्ट है वो भी बना के देखते हैं। अगर लग्न में गुरु आ जा रहा है, या लग्न पे भी गुरु की दृष्टि आ रही है, तो वो बहुत पॉजिटिव मुहूर्त माना जाता है। ठीक है। तो मुहूर्त भी आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ओके। आई थिंक आज के लिए हमने काफी डिस्कशन कर लिया।
एंड फ्रूटफुल डिस्कशन। आई होप नई चीज आपको सीखने को मिली। कोई कुछ और प्रश्न अगर हो तो हम 1-2 मिनट और। नहीं ब्रो, अभी तो मतलब वही एक ही है कि मेरे को बस वो अगले सेशन अगर लास्ट में इफ यू कैन जस्ट ब्रीफ अबाउट क्वालिटीज ऑफ ईच साइन अगेन टू रिवाइज, मतलब जो हम लोग मेन फोकस करते हैं हर एक साइन के बारे में। तो मुझे कुछ कुछ साइन का क्लियर है, कुछ कुछ साइन का नहीं क्लियर है, तो वो ओके, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग एक कोशिश करेंगे कि एक क्वालिटीज, मोटा मोटा क्वालिटीज को थोड़ा रिवाइज कर सकते मे हैं। नॉट बी ऑल क्वालिटीज, मे बी जस्ट फ्यू हाँ, क्वालिटीज। ठीक है। ओके प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। ज्योतिष शास्त्र की जय। पराशर मुनि की जय। हरे कृष्ण।